अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीज शाह, एपिसोड नंबर 30। क्या तुम कल कबीले की तरफ गए थे? मेरा मतलब है, मेरे सुनने में आया है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ कबीले की तरफ जाते देखा गया है। तुम जानते हो वो लोग कितने खतरनाक हैं। पहले भी तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से इन्हीं की वजह से हुआ था ना। जगह जगह ट्रांसफर होने की वजह से अब तक तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो सका। मेरी बात मानो रिजवान, इस तरह की गलतियां मत करना। खासकर डाकू से तो कोई पंगा मत ही लो। इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलता और अफसर भी जगह बदलते रहते हैं। अब मुझे ही देख लो, 3-4 साल से हूँ यहाँ पर, बिल्कुल खामोशी से काम कर रहा हूँ। किसी के साथ कोई पंगेबाजी नहीं। छोटा मोटा कोई केस सामने आता है तो हल कर देता हूँ। बड़े बड़े अफसर भी मुझे यहाँ से हिला नहीं सकते। बल्कि मैंने तो यारियां दोस्तियां भी रखी हुई हैं ऊपर नीचे वालों से, ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। कोई छोटी मोटी जरूरत हो तो निकल जाता हूँ यहाँ से आगे बाजार की तरफ। थोड़ा बहुत वर्दी का रुब जमाया, अपना काम कर लिया। तुम्हें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़े साहब ने कहा है, हो सकता है आने वाले 6 महीनों में मुझे कोई छोटा मोटा अहदा भी दे दे। जरा सोच, अगर मैं हवलदार से आगे बढ़ गया तो मेरे लिए कितना फायदा होगा। तू भी मेरी तरह से काम कर। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा ईमानदारी का चोला पहनने की। समझ रहा है ना मेरी बात को? हवलदार कामरान इसे समझा रहा था, जबकि रिजवान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। वो ऐसे लोगों के साथ बहस करना पसंद नहीं करता था। हालांकि यह अलग बात थी कि करना इसने अपना काम ही था, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। सुनो जायरा, रिजवान को समझा कि वो इस तरफ ना आया करे। मसला इसके लिए बनेगा। मुझे कोई मसला नहीं है अगर तुम्हारा भाई तुमसे मुलाकात करने के लिए यहाँ कबीले में आता है। लेकिन बाद में सवाल इसकी वर्दी पर आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसकी वर्दी पर कोई भी बात आए। वो एक ईमानदार और बासूल आदमी है, पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है और इससे बेहतर और भी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये इसके लिए आने वाले वक्त में मसला बना सकता है। जायरा दिलदार और रेशम को खाना परोस रही थी जब दरावर ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए इससे कहा था, क्या मतलब बाबा, आप क्या चाहते हैं? मामू यहाँ ना आए? इतने प्यारे तो हैं मामू। और दुआम तो और भी ज्यादा प्यारी है। वो अभी चारपाई पर आकर बैठा ही था कि रेशम लपक कर इसकी गोद में आकर बैठ गई थी। पापा, मामू यहाँ आए थे। मैं सो रही थी, मैं नहीं मिली मामू से। मुझे मामू से मिलना है। वो उसके गालों पर प्यार करते हुए अपना फरमाइशी प्रोग्राम जारी कर चुकी थी, जबकि वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद अब पूरी तरह से रेशम की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जिसका मतलब यही था कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जायरा तक अपनी बात पहुंचाना था। अब जायरा अपने भाई को किस तरह से मना करती है, ये इसका काम था। और अगर देखा जाए तो दिलावर की बात गलत नहीं थी, जबकि अब वो दिलावर की बातों का जवाब दे रही थी। मैंने सुना है कबीले की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। क्या तू जानता है कबीले की औरतों के बारे में कुछ? कामरान, थाने में कोई काम तो होता नहीं था। सारा दिन वो लोग बैठकर अपनी गप्पे हाँकते रहते थे। इस वक्त भी जब बड़ा अफसर थाने से निकला था, एक छोटे दर्जे के अफसर साबर ने बड़े साहब की कुर्सी संभाली थी, जबकि कामरान ने भागकर आते हुए इसके पैर दबाना शुरू कर दिए थे। इसका एक पैर मेज के ऊपर कामरान की गिरफ्त में था, जबकि दूसरा इसने मेज के सिरे पर रखा हुआ था। कुर्सी पीछे की तरफ किए वो अजीब बेदंगे अंदाज में कामरान से सवाल कर रहा था। अरे नहीं जनाब, मैं कहाँ जानता हूँ, मैं तो कभी गया ही नहीं इस तरफ। ये अपना रिजवान इसी तरफ से गुजरा है कल, हो सकता है इसने देखी हूँ। वो अचानक बोला तो रिजवान ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा था। वो बिल्कुल खामोश कुर्सी पर बैठा हुआ था। इस तरह की महफिलों में शामिल होना वो अपनी तौहीन समझता था। हाँ तो कांस्टेबल रमजान, तू बता, कबीले की औरतों पर नजर पड़ी है? पता लगा ये कबीले के डाकू कब निकलते हैं कबीले से, इनकी वापसी कब होती है, और इस दौरान कबीले में कौन कौन रहता है? इनको औरतों को देखना है मैंने। बड़े साहब बात कर रहे थे कि जल्द ही कबीले के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तैयार करेंगे, बहुत बड़ा हमला होगा। अरे मालिक गनीबत, मैं कुछ हाथ भी तो आएगा ना, वो कहका लगाते हुए बोला। तो कामरान ने खुलकर इसके साथ कहका लगाया था, जबकि साजिश वाली बात पर रिजवान थोड़ा परेशान हुआ था। नहीं साहब जी, मुझे नहीं पता, और ना ही मैं इस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। मेरा गुजर हुआ था वहां से, बाकी मुझे नहीं मालूम वो कहाँ होते हैं या कब आना जाना है। अच्छा चल छोड़, अब तो पता चल ही जाएगा। बड़े साहब की बड़ी गंदी नजर है कबीले वालों पर, बड़ा मजा आने वाला है। सरदार की औरत तो मेरी होगी। सुनने में आया है कि इसके पीछे सरदार अपने भाई से बगावत कर गया था। वो अभी बोल ही रहा था जब रमजान गुस्से से उठ खड़ा हुआ। साहब जी, आप किसी की माँ बहन के बारे में ऐसी बात तो नहीं कर सकते। आप कानून के मुहाफिज हैं, आप पर ऐसे अल्फाज जचते नहीं हैं। रिजवान ने अपने लहजे को कंट्रोल में रखा था। वो जज्बात में बहकर कोई गलती नहीं कर सकता था। ये वर्दी से जज्बाती होना नहीं सिखाती थी। हमारी माँ बहन तो नहीं है ना, और वैसे भी इस तरह की औरतें बाद में इन्हीं सारे कामों के लिए रखी जाती हैं। और तू मेरे अल्फाज ना देख, तू वो कर जो तुझसे करने के लिए कहा है। बड़े साहब की प्लानिंग बड़े दूर तक की है। नजर रखो इन लोगों पर, कब उठना बैठना है, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कबीले के एक एक लपे की रिपोर्टिंग चाहिए हमें। वो इसे देखते हुए बोला था, जबकि जहाँ रिजवान ने खामोशी से सर झुकाया था, वहीं कामरान मजीद जोश से हाँ में सर हिला गया था। आपको खेलना नहीं आता? मेरे कंची वापस कीजिए, ये इस तरह से नहीं
खेला जाता। वो दोनों बाहर खेल रहे थे जब रागा जबरदस्ती आकर इनके साथ खेलने लगा। बाला को तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर दूसरा, वो खेल भी इनके मुताबिक नहीं रहा था। अरे बेटा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, देखना ऐसे ही आ जाएगा मुझे खेलना। अब देखना मैं कैसे इसको मारकर तुम्हारे लिए जीतता हूँ। वो कहते हुए जबरदस्ती खेलने लगा और फिर अब की दफा इसका निशाना भी बिल्कुल ठीक जगह पर जा लगा था। बाला ने आंखें घुमाई थी, जबकि दिलदार तो खुशी के मारे से लिपट गया था। अरे वाह, आपने तो कर दिखाया, आप कर सकते हैं ये, बहुत अच्छा। अब इस वाले को मारो। वो खुशी से अगला टारगेट इसे बताने लगा था, जबकि दूर से ही एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। मोटरसाइकिल की आवाज का दूर से पता चल रहा था कि सरकारी मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल देखते ही दिलदार अगले ही लम्हे से छोड़ता इसकी तरफ भागा था, जबकि रिजवान अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ लगाते हुए इसे अपने सीने से लगा गया था। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? दुआम कैसी है? इसको भी साथ लेकर आए हैं आप? वो हर तरफ दुआम को ढूंढ रहा था। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ। नहीं, दुआम को साथ लेकर नहीं आया, फिलहाल मैं आया हूँ तुम्हारी माँ से मिलने, तुम्हारे बाबा से जरूरी काम है। चलो मुझे अपनी माँ के पास ले चलो, मैं प्यार से इसे देखते हुए बोला था। बाला भी वहीं आ गया था, जबकि रागा अचानक से न जाने कहाँ जा छुपा था। शुक्र था कि इसकी जान छूटी थी इनसे सॉरी, शुक्र था कि इससे जान छूटी थी इनकी। इनका ध्यान रिजवान की तरफ चला गया था। एक तरफ से दिलदार और दूसरी तरफ से बाला जबरदस्ती इसे थामे कबीले की तरफ लेकर जाने लगे, जबकि वो हंसते हुए इनके साथ आ रहा था। पुलिस वाला दिलदार का मामू कैसे हो गया? वो इसको मामू कह रहा था। सायरा का कोई भाई पुलिस में भी है? ये बात तो मुझे पहले पता ही नहीं थी। ये क्या खेल चल रहा है? क्या बात है दिलावर, गुनाह तो करता है, लेकिन गुनाह के साथ साथ कानून को भी अपने साथ लगा कर रखा है। क्या बात है दिलदार, मेरा छोटा भाई, तू तो मुझसे भी चालाक निकला। मानना पड़ेगा तेरे दिमाग को, लेकिन एक पुलिस वाले को और एक डाकू की दोस्ती अच्छी नहीं लगती, और इस तरह की यारी दोस्ती झेली भी नहीं जाती। इस दोस्ती का अंजाम तो मैं करूंगा, और ऐसा करूंगा जो क़यामत तक तुम लोगों को याद रखेगा। अब तो प्लान बनाने में भी मजा आएगा। वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा रिजवान के कबीले से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। कबीले के अंदर वो जा नहीं सकता था और किसी पुलिस वाले की नजर में भी वो आना नहीं चाहता था। फिलहाल इस पर बहुत सारे इल्जामात लगे हुए थे और वो किसी तरह से भी खुद को मुसीबत में नहीं फंसा सकता था। इसे यहाँ पनाह मिली हुई थी। फिलहाल इसके लिए ये बहुत बड़ी नेमत थी जिसे वो ठुकरा नहीं सकता था। साहिरा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसका भाई दूसरी दफा इसे मिलने के लिए आ गया है। इसे अपने हेमे में बिठाई वो इससे बातें कर रही थी, जबकि ईशम इसकी गोद में बैठी हुई थी। मामू आपको पता है, मैंने सुबह दुआ मांगी थी आप आ जाओ, और मैं आपसे मिल लूंगी, और देखो आप आ गए। मेरी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, दिलदार से भी ज्यादा। वो इसकी गोद में बैठी से अपनी दुआओं की अहमियत बता रही थी, जबकि जायरा ने इसे टोका था। ईशम कितनी दफा कहा है भैया बोला करो, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है, हर वक्त इसे मारती रहती है, लेकिन फिर रात को सोना भी इसी के साथ है, और फिर ऐसी ऐसी झूठी कहानियां बनाकर बाप को शिकायतें करती है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी सी पिद्दी लड़की ऐसी कहानियां बना सकती है। और फिर इनके बाबा को तो जरूरत ही नहीं है किसी से तफ्तीश करने की, बस जो ईशम ने कह दिया वही सही है। मेरे दिलदार की तो शामत आई रहती है। वो रिजवान को देखते हुए बोल रही थी, जबकि रिजवान इसकी शरारती सी बेटी की हरकतों पर मुस्कुराए जा रहा था। इस तरह वो इसे बातों में लगा रही थी। वो समझ रहा था कि जायरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे मुझे तो बहुत मासूम सी लग रही है, ऐसा लग रहा है इसने कभी कोई झूठ बोला ही नहीं। खैर मैं तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया था, क्या मेरी मुलाकात दिलावर से हो सकती है? वो अचानक ही असल मकसद की तरफ आ गया, तो जायरा ने परेशानी से इसकी तरफ देखा था। खैरियत तो है ना, क्यों मुलाकात करनी है? सब ठीक है? बस सच में परेशान हो गई थी। हाँ सब कुछ ठीक है, तुम हमें परेशान हो रही हो, बस एक जरूरी बात करनी थी, कोई मसला या परेशानी वाली बात नहीं। वो इसे रिलैक्स करने लगा था, क्योंकि जिस तरह से वो परेशान हो रही थी वो नहीं चाहता था कि कोई मसला बने। वो कबीले की पिछली तरफ गए हैं, मैं इन्हें बुलाकर लाती हूँ, आप यहीं बैठे, ईशम आपके साथ है। वो कहते हुए फोन ही उठ गई थी, जबकि बाला और दिद्दा तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। मामू हम आपके लिए मछली लेकर आए हैं, सदफ चाची ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाती है चाची। वो इसके सामने छोटी सी मेज रखता इस पर प्लेट रखने लगा, जबकि रिजवान फौरन इनकार करने लगा। वो किसी तरह का गोश्त नहीं खाता था। अरे बच्चों, मामू नहीं खाते किसी तरह का गोश्त, इन्हें पसंद नहीं है, ये वो नहीं खाएंगे। तुम लोग मामू के पास बैठो, मैं तब तक तुम्हारे बाबा को बुलाकर लाती हूँ। वो इन दोनों को समझाकर बाहर निकल गई थी। ये क्या बात हुई, आप गोश्त नहीं खाते? आपको तो खाना ही होगा, हम इतनी मेहनत से आपके लिए लेकर आए हैं, खाना होगा बस खाना होगा। वो जिद पर उतर आया था, जबकि रिजवान नाना करता रह गया, जब बाला ने अचानक ही इसके दोनों बाजू पकड़ लिए। बाला अच्छी हंसी जान वाला बच्चा था। बेशक वो रिजवान जैसा भरपूर मर्द का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी जिस मोहब्बत और हलूस से वो इसे खिला रहे थे, वो कितनी ही देर इनकार कर पाता। यही वजह थी कि वो जबरदस्ती मुंह खोलने पर मजबूर हो गया था। अब मामू जब भी आया करेंगे हम आपके साथ ऐसे ही
हम आपको ऐसे ही खिलाया करेंगे, बल्कि अगली बार से हम आपको बांध कर खिलाया करेंगे। क्यों ईशी? वो मछली का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी बहन के मुंह में डालते हुए बोला, जिसने पूरे जोश से हाँ में सर हिलाया था। उफ, आइंदा मैं आऊंगा ही नहीं, तुम लोग बहुत जालिम हो, वो भरपूर मजाहमत करते हुए बोला था जब कमरे में दिलावर दाखिल हुआ। बाबा, हम मामू को जबरदस्ती मछली खिला रहे हैं। इसे अंदर आते देखकर दिलदार ने फौरन अपना कारनामा इसे सुनाया था। हाँ हाँ, तुम लोग कामयाब हो गए, अब तुम लोग बाहर जाओ, मुझे तुम लोगों के बाबा से जरूरी बात करनी है। दिलावर जो खामोशी से सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गया था, इसे देखते ही इसने इन तीन बच्चों के अलावा जायरा से भी कहा था, जबकि रिजवान की दिलदार से मुलाकात का सुनकर यूसुफ भी यहीं पर आ गया था। क्या मतलब भैया, मैं भी जाऊं बाहर? जायरा ने हैरत से पूछा था। हाँ, तुम भी जाओ, मुझे तुम्हारे शोहर से कुछ पर्सनल बात करनी है, तुम्हें बताने वाली नहीं है। वो जैसे मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा था इसे कमरे से बाहर भेजने के लिए, जबकि वो खामोशी से हाँ में सर हिलाते कमरे से निकल गई थी। बोलो, क्या बात करना चाहते हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? वो लोग जैसे ही कमरे से बाहर निकले थे, दिलावर पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया था। परेशानी वाली बात है, तभी तो यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ, वरना तुम्हें पता है कि मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। रिजवान ने गहरा सांस लेते हुए बात शुरू की थी। पुलिस स्टेशन में एक केस आया है, एक 12 साल बच्ची के साथ जबरदस्ती निकाह किया जा रहा है। कुछ जागीरदार है बच्ची को देखकर इसके पीछे लग गए हैं। अब जागीरदार हैं तो जाहिर सी बात है इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते कि इनकी बदनामी हो, इसलिए बच्ची की फैमिली पर निकाह का जोर डाला जा रहा है। अब 12 साल बच्ची को 40 साल आदमी को देने के बारे में तो नहीं सोचा जा सकता, इसलिए वो कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से खामोश है। इसके अलावा एक और केस भी है। एक औरत है, अपने शोहर के साथ अपने घर में रहती है, लेकिन कुछ अर्से पहले इसके शोहर का इंतकाल हो गया, तो वो अकेली औरत को देखकर कुछ लोग इसके घर और जमीन के पीछे लग गए हैं। लोग ताकतवर हैं तो पुलिस ने हाथ पीछे हटा दिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से इन लोगों के लिए कानून की तरफ से सहारा बन सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। पुलिस किसी भी तरह इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। अगर पुलिस कुछ करने की कोशिश भी कर ले तो ये लोग फौरन से पहले अफसर का मुंह पैसों से भर देते हैं। यहाँ अगर पिछले 10 साल की बात की जाए तो 1000 केसेस में से सिर्फ 2 या 3 केसेस ही हल हुए हैं, वो भी इन लोगों के जो कहीं ना कहीं अहमियत रखते थे या जिनकी जेब में पैसा था। आम आवाम के लिए ये कानून कुछ नहीं कर रहा। मैं कांस्टेबल हूँ, को कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। वो फाइल इसके हवाले करते हुए बोला जो यूसुफ ने अगले ही लम्हे थाम ली थी। तुम फिक्र मत करो, कल शाम होने से पहले इन दोनों केसेस को हम हल कर देंगे, और अगर तुम्हारे थाने में इस तरह की और फाइल है तो वो भी देकर जाओ, तुम्हें किसी तरह की मायूसी नहीं होगी। दिलावर हल्का सा मुस्कुराकर बोला तो रिजवान भी मुस्कुराया था। सुनने में आया है कि तुम्हारे इस कबीले पर हमला होने वाला है। अब हमला किस तरह का है मैं नहीं जानता, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और कांस्टेबल कामरान काफी गजलीन बातें कर रहे थे। सुनने में आया है कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है हमारे खिलाफ। यूसुफ ने जैसे तस्दीक की थी, तुम्हारे खिलाफ भी, उस कबीले के खिलाफ भी, जबकि इनकी गलीज तरीन बज़बानें तुम्हारी औरतों की इज्जत को लफ्जों में तोल रही थी। बाकी आगे तुम बेहतर जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। खैर, ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके लिए कानून कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं तुम लोगों से अच्छी उम्मीद रखता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ था, जबकि इसके साथ ही वो दोनों भी उठ खड़े हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इस जागीरदार की मौत हो गई जनाब। कल रात डाकू ने इस जागीरदार को मार डाला जो इस बच्ची से निकाह करना चाहता था। रिजवान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इसके कानों में कामरान की आवाज सुनाई दी थी। क्या मतलब जागीरदार ही मर गया? और हमारे पैसे का क्या होगा? अरे कम से कम पैसा तो देकर मरता। इंस्पेक्टर साहब ने सर हाथों पर गिरा लिया था। सर, वो बातें बाद में होंगी। आपको याद है पिछले हफ्ते जो औरत यहाँ आई थी रोते हुए, जिसके शोहर का इंतकाल हो गया था, इसके घर और जमीनों पर कब्जा कर रहे थे गुरो के लोग। कल से वो गुरो भी गायब है। सुनने में आया है कि वो भी डाकुओं के हाथ लग गया है। कामरान ने इसे एक और बुरी खबर सुनाई थी, जबकि रिजवान अपनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे सलूट करता अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। इन दोनों के चेहरे की परेशानी देखकर इसे सुकून मिल रहा था। कैसे दूसरों का हक खाकर ये लोग खुद को कानून का मुहाफिज कहते थे। वो इन पर दिल ही दिल में लानत बेचता इन्हें सुनने लगा। अरे यानी कि ये पैसा भी हाथ से गया। यार, ये लोग तो बड़े तेज हैं, डायरेक्ट बड़े बड़े हाथ मार रहे हैं। जागीरदार को मार डाला, कितना पैसा था इसके पास। अब तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। और वो गुरो गायब हो गया, पता करो। जरूरी नहीं कि ये काम डाकू का ही हो सकता है वो गिरोह यहीं के ही हो। इस गिरोह से अच्छा खासा पैसा मिल सकता है इस औरत के नाम का। देखो, बहुत बड़ी रकम हाथ से निकल जाएगी, फिक्र मत कर। 50-60 हजार मैं तुझे भी दे दूंगा। वो इसे देखते हुए बोला तो आपकी दफा जहां रिजवान ने नफी में सर हिलाया था, वही कामरान की आंखें चमक उठी थी। जनाब, मैं पता करता हूँ, लेकिन आप अपने वायदे से मुकरिएगा मत। मैं पता करता हूँ, हो सकता है ये गिरोह गायब ना हुआ हो, बल्कि हमें कोई गलतफहमी हो गई हो। कामरान कहते हुए बाहर निकल गया, जबकि रिजवान भी अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगा। जब अचानक ही डीएसपी साहब वहां दाखिल हुए। वो तेजी से इन्हें सलूट करता वापस अपनी जगह पर बैठ गया था, जबकि डीएसपी सीधा साबर के सर पर सवार हुआ। क्या कर रहे हो तुम इंस्पेक्टर साबर? मैंने तो कबीले की खबर लेने के लिए कहा था। अरे जनाब, मैंने अपने बंदे लगाए हुए हैं। डाकू कब आते हैं कब जाते हैं, हर चीज की खबर रखनी है। यूं ही बैठे बिठाए हमला नहीं कर सकते। और फिर आप तो जानते हैं ना कि कबीले पर नजर रखना आसान नहीं।
पुलिस वाले को तो वो लोग बर्दाश्त ही नहीं करते। और सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे इलाके पर इनका कब्जा है। वो जमीन जहाँ वो कबीला है सरदार दिलावर की है, वो पुश्ती जमीन है, हम किसी तरह का कब्जा भी वहां नहीं कर सकते। ऐसे में अगर इस इलाके के आसपास भी कोई पुलिस वाला नजर आ जाए तो वो कत्ल करने में वक्त नहीं लगाते। आप ही बताएं ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में एक ही काम किया जा सकता है कि कबीले के ही किसी इंसान को अपने एतमाद में ले लो, और कुछ नहीं हो सकता। कबीले के अंदर ही मौजूद कोई इंसान हमारी मदद कर सकता है। वो कुछ सोचते हुए बोला था, जबकि साबर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। इतना तो रिजवान भी जानता था कि साबर को इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता जिसमें कोई इसे पैसा नहीं मिल रहा हो। सर जी आप फिक्र ही ना करें, मैं आज ही सारा इंतजाम करवाता हूँ। मैं इस कबीले के किसी इंसान को इत्मीनान में लेने की कोशिश करता हूँ। वो इसे यकीन दिलाते हुए बोला था, जबकि डीएसपी अपने दफ्तर की तरफ चला गया। और तू बैठा क्या कर रहा है, जा सामने वाले खोखे से सिगरेट की डिब्बी लेकर आ। एक तो वैसे ही कहीं से पैसा नहीं आ रहा, ऊपर से ये साहब दिमाग खपाई करने आ जाता है। अब कबीले पर हमला करके हमें क्या फायदा होगा, हद करता है ये पागल आदमी। वो रिजवान को देखते हुए बोला था, जबकि रिजवान हाँ में सर हिलाता तेजी से बाहर की तरफ निकला था। ये बड़े अफसर एक दूसरे के खिलाफ बातें करते ही रहते हैं, लेकिन छोटे हवलदारों ने कभी भी इधर की बात उधर नहीं की थी, क्योंकि इस तरह ये लोग इन्हीं के खिलाफ हो जाते थे और फिर वो किसी बड़े अफसर की नजर में आकर अपना काम खराब नहीं कर सकता था। वो जल्दी से खोखे पर आया था। खोखे वाले लड़के को सिगरेट की डिब्बी देने का कहते हुए इसने अपनी जेब से सिक्का निकालते हुए सामने वाले टेलीफोन में डाला था। नंबर तो इसने कल ही ले लिया था। हाँ दिलावर, काम हो गया, दोनों केसेस हल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। यहाँ और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है। मेरे पास कोई कानून की बड़ी पोस्ट नहीं है जिसमें इन लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन तुम्हारी मदद के साथ मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इस काम से और कुछ नहीं होना, वर्दी पहनने का गुरूर तो होगा। बाकी मेरे सुनने में आया है कि इंस्पेक्टर साबर और डीएसपी दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हारे ही कबीले के कोई इंसान होगा जिसे एतमाद में लेकर वो तुम्हारे कबीले की खबरें लेंगे, और इन लोगों का इरादा तुम्हारे कबीले पर तम हमला करने का है जब तुम कबीले में मौजूद ना हो। वो एक ही सांस में बोले जा रहा था, आवाज बेहद कम रखी हुई थी ताकि खोखे वाला लड़का इसकी बातें न सुन सके, जो इसे सिगरेट की डिब्बी पकड़ाए अपने कामों की तरफ मुतवज्जो हो गया था। बेफिक्र रहो, तुमने खबरदार कर दिया, इतना ही काफी है। और मेरे कबीले में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे इस तरह का धोखा दे। फिक्र मत करो, मैं इसका मसला हल कर लूंगा। बाकी तुम्हारी तरफ से अगले मसले का इंतजार रहेगा मुझे। जितनी भी फाइलें तुमने कानून के इस डब्बे नमा पुलिस स्टेशन में छुपा कर रखी हुई हैं, हाँ मैं लेकर आऊंगा। वो सारी फाइलें शायद तुम्हारे जैसे किसी इंसाफ पसंद के ही इंतजार में हैं। वो फोन रखते हुए बोला था, जबकि दिलावर हल्का सा मुस्कुराता इसे खुदाफिज कर गया था। कामरान, ये तुम कैसी अजीब तरह की लत में लग गए हो मेरे भाई। शराब पीने वाला कभी कामयाब नहीं होता। अरे ये काम तो हमारे इस्लाम में भी हराम है, कब समझोगे इन बातों को। मेरे भाई, तुम हर वो गलत काम कर रहे हो जिसके अल्लाह ताला ने मना किया है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। यहाँ जो पैसा तुम रिश्वत से कमाते हो वो तुम जुए में उड़ा देते हो, इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरता तो तुम शराब पीते हो। मेरे भाई, क्यों लग गए हो इन हराम कामों में, कुछ नहीं रखा इनमें। अपने रब की तरफ लौट आओ, अपने असल की तरफ लौट आओ। वो दोनों शाम को घर की तरफ जा रहे थे जब कामरान ने अचानक से कहा कि इसे खुफिया अड्डे पर जाना है जो डकैत कबीले के पीछे की तरफ बड़ी पहाड़ी पर बनाया गया है। कहने को इस अड्डे के बारे में बहुत सारे पुलिस वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन पुलिस वालों का मुंह इन लोगों ने रिश्वत से बंद करके रखा था, और इस अड्डे में आने जाने की लत कामरान को भी लगी हुई थी। अरे यार, जहां मैं हजारों बुरे काम करता हूँ वहां एक और सही, और वैसे भी जो मैं बाकी काम करता हूँ ना, इनसे ज्यादा बुरा नहीं है शराब पीना, जुआ खेलना। और जुआ तो मैं कभी कभी खेलता हूँ, बस एक दो दफा ही खेला है मैंने। बस वहां नाच गाना देखने जाता हूँ। इतनी हसीन तो वाइफें वहां नाच रही होती हैं, और फिर एक आध शराब का गिलास भी लेने से क्या हो जाता है। मैं इतना ज्यादा भी नहीं पीता कि लत लग जाए। तुम परेशान मत हो। कामरान ने हमेशा की तरह अपना दफा किया था। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो वो करो। मेरा काम था तुम्हें गलत और सही की पहचान करवाना। अब अगर तुम ही दिलचस्पी नहीं रखते तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से रास्ता बदलना है, तुम चले जाओ जहाँ तुम्हारी मंजिल है। वो डकैत कबीले से थोड़े फासले पर ही अपनी मोटरसाइकिल रोक गया था। शुक्रिया मेरे दोस्त, बस यहाँ से मैं चला जाऊंगा। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि तुम भी आज चलो ना। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत शुक्रिया, मैं इन हराम कामों से दूर ही बेहतर हूँ, तुम ही जाओ। वो कहते हुए मोटरसाइकिल स्टार्ट कर गया था, जो बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो कामरान की निगाहों से ओझल हो चुका था, जबकि कामरान अपना रास्ता बदलता दूसरी तरफ जाने लगा था। जब इसे अजीब सा वहम हुआ, इसे ऐसा लगा कि इसके थोड़े फासले पर आगे की तरफ रागा डाकू अपना चेहरा छुपाए जा रहा है। रागा डाकू अभी कुछ अर्से पहले ही जेल से फरार हुआ था, और जब से वो जेल से फरार हुआ था इन लोगों की वर्दियों पर काफी सवाल उठाए गए थे, लेकिन रागा डाकू इसे इस तरह से कहीं नजर आ जाएगा ये तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो तेजी से इसके पीछे चलने लगा। जब सामने से कुछ बड़े डाकू आते नजर आए, रागा डाकू अपना आप छुपाता तेजी से छुपा था, जबकि वो बड़े डाकू ऐसे छोटे मोटे
कांस्टेबल से घबराकर पीछे हटने वाले नहीं थे। कामरान ने खामोशी से इनका रास्ता छोड़ दिया था, जबकि इसने कदम तेजी से वापस अड्डे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए थे। रागा डाकू को कहा गया था मुझे राका डाकू कहाँ गया था कुछ समझ नहीं आया था। हालांकि इसकी हालत काफी नासाज लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कहीं से बुरी तरह से मारपीट का शिकार हुआ है जो भी था इस वक्त वो ड्यूटी पर नहीं था। इस वक्त इसके दिमाग पर नशा चढ़ा हुआ था। वो इस वक्त सिवाय हराम काम के और कुछ भी नहीं सोच रहा था। इसीलिए वो सीधा अड्डे में आ गया। कामरान अड्डे में पहुंचा ही था कि वहां की रोशनियों में गुम होने लगा। अब इसने शराब के 2 ही गिलास चढ़ाए थे कि सामने नाचती लड़की के साथ इसे रागा डाकू नाचता नजर आया। वो हैरान रह गया। इसका शक सही था, वो रागा डाकू ही था और इस वक्त वो पूरी तरह से नशे में धुत था। इसका इरादा फिलहाल इसको पकड़ने का या फिर इसका पीछे करने का नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों उसे लगा था कि आज ये आदमी इसे फायदा दे सकता है। पुलिस वाले आजकल कबीले पर हमला करने का इरादा रखते थे, लेकिन कबीले पर हमला करने के लिए इनके पास कबीले के बारे में खास मालूमात होना बेहद जरूरी था, जो कि इसके पास नहीं थी। वो तब कबीले पर हमला करना चाहते थे जब अंदर बाहर हजरात ना हो, लेकिन इनका टारगेट बच्चे और औरतें थी, ताकि वो इन डाकुओं को अपने काबू में कर सके। ऐसे में कबीले के मालूमात लेना इनके बस से बाहर था, क्योंकि डकैत कबीले के आसपास किसी पुलिस वाले को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। ऐसे में इन्हें किसी मददगार की जरूरत थी। इसे उम्मीद तो नहीं थी कि रागा डाकू का तलक अब डकैत कबीले से होगा, क्योंकि इस वक्त वहां का सरदार एक बहुत ही अलग किस्म का इंसान था। गरीबों की मदद करने वाला, अमीरों को लूटने वाला। वो शख्स रागा डाकू से जरा बराबर मेल नहीं खाता था, लेकिन फिर भी यह हकीकत है कि वो दोनों सगे भाई थे, तो मुमकिन था कि रागा डाकू इस कबीले में रहता हो। वो मजीद शराब पीने का इरादा तर्क करता रागा डाकू के शुगल के खत्म होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि इसके बाद इसने अपनी अगली चाल चलनी थी। कामरान इसके पीछे पीछे चल रहा था, जबकि वो नशे में लड़खड़ाता हुआ डकैत कबीले की तरफ ही जा रहा था। कामरान हैरान था, आखिर डकैत कबीले वालों ने इसे वापस कैसे रख लिया, क्योंकि 13 साल पहले इन्हीं लोगों ने इसे धक्के मारकर बेहद बुरी हालत में पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक छोड़ा था। और फिर सरदार दिलावर के अल्फाज भी तो यही थे कि इस आदमी को जेल से बाहर मत आने देना, वरना वो इसका कत्ल कर देगा। तो फिर भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि वो डकैत कबीले के अंदर ही रह रहा हो। वो हैरान था। 13 साल पहले वो तो नहीं था इस थाने में, लेकिन किसी कहानी इसने बहुत सुन रखी थी, और फिर इस तरह की कहानियां सुनने का इसने तो ऐसे भी शौक पाल रखा था। हर कोई इसे अपनी बातों में लगा ही रखता था, खासकर जिसने इससे अपना काम निकलवाना हो। वो हैरान परेशान से इसके पीछे पीछे आ रहा था। हैरानगी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि रागा डाकू नशे में पूरी तरह से लड़खड़ाते हुए सामने डकैत कबीले की तरफ बढ़ रहा था। वो वहां पीछे रुक गया था। अगर किसी को कानो कान खबर हो जाती कि एक पुलिस वाला डकैत कबीले के हदूद से आगे आया है, फौरन इसका कत्ल कर दिया जाता। इसलिए वो हदूद से बाहर ही इस पर नजर रखे हुए था। जब वो कबीले के करीब आता एक कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कबीले में बाहर की तरफ यह एक वाहिद कमरा ही नजर आता था। ये फिर पहाड़ से कबीले की तरफ झांका जाए तो ये कमरा साफ नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे ये कमरा मुसाफिरों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस कबीले में डकैत कबीले के लोग नहीं रहते थे, वो तो कबीले के अंदर रहते थे। इसने पूरी तरह से इस बात की यकीन दहानी कर ली कि वो कबीले के अंदर नहीं बल्कि बाहर इस कमरे में रुका है। फिर तेजी से वहां से पलट गया। ये बात इंस्पेक्टर साहब तक पहुंचानी थी, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब से अपने छोटे बड़े कामों में इसके साथ रखता था, जिसका इसे भी काफी फायदा होता था। वो इसे फायदा देता था, तो इसे भी वो इंस्पेक्टर साहब को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता था। और आजकल तो इंस्पेक्टर साहब अपनी प्रमोशन की तरफ लगा हुआ था। अगर इसका प्रमोशन हो जाता तो इसने वादा किया था कि वो कामरान का भी प्रमोशन करवाएगा। इसलिए आजकल कामरान अपनी तरह भरवाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ था। और अगर एक दफा वो इंस्पेक्टर लग जाता तो सिर्फ तनख्वाह ही नहीं औकात भी बढ़ जानी थी। जो लोग इसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते थे, इसके सामने वो भी सर उठाकर चलने वाला था। इनके सामने वो भी सर उठाकर चलने वाला था। सर प्लीज दरवाजा खोले, मैं कामरान हूँ। वो जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था, जबकि इंस्पेक्टर साहब ढीले ढाले पजामे और बनियान पहने दरवाजा खोलता हैरत से देखने लगा। इसकी आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी। वो कच्ची नींद से उठकर आया था, और वैसे भी रात के 2:45 बज रहे थे। इस वक्त इसका यूं के घर आना इसके लिए बेहद परेशान किन था। कामरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई वक्त है किसी के घर आने का? और तुमने शराब पी रखी है? तुम नशा करके मेरे घर क्यों आए हो? हैरानगी से पूछने लगा था। इसे इस पर गुस्सा भी आ रहा था, जिसने आधी रात को आकर इसकी नींद खराब कर दी थी। और फिर इस हालत में देखकर वो हैरान भी था। इस तरह की हरकत किसने पहले कभी भी नहीं की थी। अरे साहब जी, मुझे बात ही तो ऐसी पता चली है कि मैं खुद पर काबू ही नहीं रख सका। मैं तेजी से आपके पास आया हूँ आपको ये बात बताने के लिए। राका डाकू जो पिछले 3 महीने पहले जेल से भागा था, वो डकैत कबीले में रहता है। मेरा मतलब है डकैत कबीले में नहीं रहता। डकैत कबीले के बाहर जो मुसाफिरों का ठिकाना है, वो आजकल वहां रह रहा है। आज जब मैं अड्डे पर गया तो वहां वो भी था। मैंने इसका पीछा किया और वो डकैत कबीले की तरफ गया, लेकिन अंदर जाने के बजाय वो बाहर वाले ठिकाने पर रुक गया। मुझे लग रहा है कि डकैत कबीले वालों ने इसे दर बदर कर रखा है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो अपने दुश्मनों से छुपकर शायद वहां पर रह रहा है। वो अपनी पूरी मालूमात दे रहा था। तो ये बात तुम सुबह मुझे आकर थाने में भी तो बता सकते थे। इस वक्त तुम नशे में हो, न जाने किसे देखा होगा तुमने, और इसका रागा डाकू का नाम दे दिया। और रागा डाकू तो हमारी क्या मदद करेगा? और रागा डाकू हमारी क्या ही मदद कर सकता है? जो तुम मुझे आकर बता रहे हैं, वो एक भागा हुआ कैदी है। तुम्हें इसे गिरफ्तार करना चाहिए था। सामने इंस्पेक्टर साहब
सामने इंस्पेक्टर साबर अब तक नींद में था, तभी इसकी बात की गहराई को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। बहुत मदद कर सकता है जनाब, बहुत मदद कर सकता है। वो आपकी यूनिफॉर्म पर सितारे सजाने में मदद कर सकता है, आपका प्रमोशन करवाने में मदद कर सकता है। अगर हम इससे मदद मांगे तो मेरा मतलब है जो प्लान डीएसपी साहब बना रहे हैं, अगर हम इसमें रागा डाकू को शामिल कर लें तो आप सोचें कि क्या नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है कि रागा डाकू को दरबदर कर दिया गया है। आजकल वो डकैत कबीले के बाहर बने कमरे में रह रहा है और मुझे यकीन से कह सकता हूँ कि इसके दुश्मनों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में पुलिस भी इसके पीछे लगी हुई है। अगर हम इसे थोड़ा सा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि इंस्पेक्टर साबर भी सोच में पड़ गया था। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर वो हमारी मदद करे तो हमें और क्या चाहिए। इस वक्त तो हमें वैसे भी डकैत कबीले से मालूमात हासिल करनी है कि हम कब इस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी मदद क्यों करेगा। मेरा मतलब है वो जेल से भागा हुआ है, एक कैदी है और हम पुलिस वाले, वो भला इस मामले में हमारा साथ क्यों देगा। इंस्पेक्टर गहरी सोचकर ज़रा असर बोला था तो कामरान ने भी मुस्कुरा दिया। मदद करेगा, जरूर करेगा जनाब। अब जब हम इसे ये कहेंगे कि आज़ादी इसकी मुंतजर है, अगर कबीला हमारे हाथ लग गया और हमने अपना मकसद पूरा कर लिया तो रागा डाकू एक दफा फिर से इस कबीले का सरदार बन सकता है और बाद में हम इसको पुलिस सपोर्ट का भी लालच दे देंगे तो फिर वो खुद ही हमारी मदद करेगा। इस वक्त कानून का सबसे बड़ा दुश्मन सरदार दिलावर है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हम हर चीज को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फिर रागा डाकू का क्या करना है ये तो आप जानते ही हैं। वो आंख दबाकर हबासे से मुस्कुराया तो इंस्पेक्टर साहब भी कहकर लगाकर हंसा था। वाह कामरान वाह, तुम तो बहुत ही शातिर दिमाग रखते हो। मैंने तो तुम्हें बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ है कि तुम्हारा दिमाग इन मामलों में बहुत ज्यादा काम करता है और अगर तुम्हारा दिमाग इसी तरह से आगे भी काम करता रहा तो फायदा हम दोनों को बहुत होगा। बस अब तुमने जो सोचा है इसी प्लान पर काम करो और बिल्कुल भी वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। रागा डाकू से किस तरह से रब्ता करो, हम कल ही इस मिशन पर काम करना शुरू कर देंगे। एक दफा डकैत कबीला हमारे हाथ लग जाए फिर रागा डाकू को भी चौराहे पर खड़ा करके गोलियां मारेंगे। डाकू का नामो निशानी से इलाके से खत्म कर देंगे। बस एक दफा हमारा प्लान कामयाब हो जाए, इसके बाद तो सारे इलाके पर हुकूमत अपनी ही होगी, पैसा ही पैसा होगा और वर्दी पर सितारे भी जगमगाएंगे। ये लोग जो अपने मसले मसाइल लेकर डाकुओं के पास जाते हैं वो हमारे पास आएंगे और फिर जितने मसले होंगे इतना पैसा। वो अपनी गर्दन को मसलते हुए सुनहरी खौफ देख रहा था, जबकि कामरान ने भी इसके कहके में खूब साथ दिया था। दिन चढ़े 12:30 के करीब रागा अपने कमरे से निकलते हुए बाहर कबीले की तरफ झांकने लगा था। ना जाने सारे मर्द हज़ार सुबह सुबह कहाँ गए थे। इस वक्त वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहां सद्दफ थी, यूसुफ की बेगम। वहां बड़े से तंतूर में तेज तेज लकड़ियां निकालने में मसरूफ थी। वो भी अच्छी खासी हसीन थी, इसमें कोई शक नहीं था। जब रागा डाकू यहाँ का सरदार था, यूसुफ की शादी को बस कुछ ही माह हुए थे, तब सद्दफ बाहर नहीं निकलती थी, खुद को पर्दे में कैद रखती थी। लेकिन अब कबीले का माहौल इतना पुरसुकून था कि यहाँ की औरतें मिलजुल कर रहती थी। वो सामने सद्दफ को देखने में मसरूफ था। इसकी आंखों से हवस टपक रही थी। जब थोड़ी ही देर में अपनी जगह किसी और को बुलाती खुद अंदर की तरफ चली गई थी। रागा बाहर से कबीले की तरफ झांक रहा था जब जायरा इसकी जगह रोटियां लगाने में मसरूफ हो गई। जायरा को देखते ही इसकी हवस में इजाफा हुआ था। इस लड़की की वजह से वो आज इतनी बुरी हालत में था। इसी की वजह से आज वो कबीले का सरदार नहीं था, कबीले से दरबदर था। इसी की वजह से वो जेल गया था, वहां 13 साल तक कैद बर्दाश्त की थी। इस लड़की की वजह से इसने क्या कुछ नहीं सहा था और आज वो कितने सुकून से इसकी भाई की दुल्हन बनकर आजाद जिंदगी गुजार रही थी। अपने सीने को अजीब तरह से मसलते हुए वो आहिस्ते से कबीले के अंदर कदम रखता इसके पीछे आ रुका था। अपने पीछे अजीब से पसीने की बदबू महसूस करती जायरा ने पलटकर इसे देखा था, जब अचानक ही रागा डाकू ने दुपट्टा इसके सीने से खींचकर तंदूर की आग में डाल दिया था। इसके लिए यह हरकत इतनी गैर मुतवक्को थी कि जायरा ने अगले ही लम्हे अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाते हुए तंदूर से थोड़ी देर पहले निकाली जलती हुई लकड़ी को एक कोने से उठाकर इसके मुंह पर दे मारा था। रागा डाकू ने इसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन जितनी शिद्दत से इसने यह हरकत की थी, रागा डाकू पीछे को गिरता जमीन पर बैठा अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखते तड़पने लगा था। अचानक शोर मचने की वजह से सद्दफ तेजी से बाहर निकली थी, जबकि घोड़ों की टापों की आवाज के साथ ही कबीले के बहुत सारे डाकू अंदर दाखिल हुए थे। इसने एक नजर तंदूर में जलते हुए अपने दुपट्टे को देखा और फिर तेजी से अपने हमे की तरफ चली गई थी। जमीन पर पड़ा रागा डाकू बुरी तरह से तड़प रहा था। इसके तो वहम गुमान में भी ना था कि मासूम सी लड़की जो 13 साल पहले इसकी नजरों से भी कांप उठती थी, आज इसके साथ ऐसी कोई हरकत कर देगी। सद्दफ ने थोड़ी देर पहले ही तंदूर की जलती हुई सद्दफ ने कुछ देर पहले ही तंदूर की आग तैयार होने के बाद रोटियां लगाने के लिए तंदूर से जलती हुई लकड़ियां निकालकर बाहर रखी थी और इस वक्त वो अंदर से पानी भरने के लिए गई थी ताकि बाहर मौजूद लकड़ियों की आग बुझा सके। लेकिन इसके वहम गुमान में भी न था कि वो लकड़ियां किसी का चेहरा बसम कर देंगी। बाहर अचानक ही शोर उठा था। सरदार दिलावर गुस्से से पागल होता रागा को बुरी तरह से पीटने लगा था। वो जिस तरह से जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसकी बीवी के सर पर दुपट्टा नहीं था। वो समझ चुका था कि इसने यकीनन ऐसी कोई हरकत की है जिसकी वजह से जायरा को गुस्सा आया है, वरना जायरा का ये अंदाज इसने सिर्फ तभी देखा था जब कबीले पर कोई इंतहाई खतरनाक मुसीबत आई थी। अपने पिछले 13 साल में इसने इस कबीले की सरदारनी को इतनी हिम्मत दे दी थी कि वो खुद अपने हक के लिए लड़ सके और वो गलत नहीं लड़ती थी। वो जानता था अगर रागा डाकू पर हमला हुआ है तो जरूर इसने कुछ किया होगा और वो इसके मुंह से कहलवाना चाहता था कि इसने
क्या किया है इसकी बीवी के साथ। सरदार मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो सरदार, मैंने कुछ भी नहीं किया। ज़ाहिरा के दुपट्टे में आग लग गई थी। मैं कबीले के बाहर से गुजर रहा था जब मैंने देखा कि इसको आग लग चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसने पहले कि तुम्हारी बीवी जलकर मर जाती, मैं इसके पास आते हुए इसका दुपट्टा उतारकर दूध फेंकने लगा था, लेकिन इसने गुस्से में मुंह पर जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा फेंककर मेरा मुंह जला दिया। सरदार मेरा कोई कसूर नहीं है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तो इसकी जान बचाने के लिए गया था, लेकिन ज़ाहिरा ने गलत समझ लिया। वो तड़पते हुए अपनी बेगुनाही साबित कर रहा था। यूं लेटे लेटे ही इसने कहानी कर ली थी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो बुरी तरह से तड़पते हुए कह रहा था, जबकि सरदार बुरी तरह से इसे मार रहा था। जब यूसुफ ने इसके कंधे पर हाथ रखा। रुक जाओ सरदार, मुझे लग रहा है वो ठीक कह रहा है। सरदार देखो तो सही, भाभी का दुपट्टा तंदूर में पड़ा है। यूसुफ ने इसका ध्यान इसके दुपट्टे की तरफ दिलाया था, जबकि वो गुस्से से एक नजर रागा को देखता अपने खेमे की तरफ चला गया था। इसे किसी पर यकीन नहीं था सिवाय अपनी बीवी के, जबकि यूसुफ ने जमीन पर बेहाल पड़े रागा को देखा था, जो अपना चेहरा झुलसने पर बुरी तरह से तड़प रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो गुस्से से दाएं बाएं हो रही थी, और इसे इतना गुस्सा में देखकर दिलदार ने गहरी सांस भरी थी। ईशम अंदर कमरे पर चारपाई पर बैठी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। साथ ही साथ इसे दिलदार के वापस आने का इंतजार था, जो किसी मेले में कबीले के लड़कों के साथ गया हुआ था। सुबह तक इसका भी इरादा था कि इसके साथ जाने का, लेकिन फिर इसकी अम्मा ने कहा कि वहां पर बड़े दांतों वाले बाबा पकड़ कर ले जाते हैं प्यारे प्यारे बच्चों को। बस इसने फौरन अपना इरादा बदल लिया था। वो इतनी प्यारी थी, इसके बाबा कहते थे कि वो हरगिज नहीं जा सकती मेले में। अगर इसे बड़े दांतों वाला बाबा पकड़ कर ले जाता तो फिर वो अपने माँ बाप के पास कैसे रहती। इसलिए वो इस वक्त अपनी चारपाई पर बैठी अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए अपने खिलौनों का इंतजार कर रही थी। जब कमरे में बाप को दाखिल होते हुए देखकर वो चहक कर इसके पास आई थी। मेरी प्यारी गुड़िया, ये आपकी अम्मी इतनी गुस्से में क्यों है? इसने ईशम की गाल चूमते हुए पूछा तो ईशम ने हैरत से अपनी माँ को देखा। अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए इसे तो एहसास ना हुआ था कि इसकी माँ गुस्से में है। बाहर से शोर शराबे की आवाज भी आ रही थी, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। शायद वो परवाह करने वाली उम्र में ही नहीं थी। अम्मी आप इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं दिलदार को बड़े दांतों वाले बाबा तो नहीं पकड़ कर ले गए? वो परेशानी से पूछने लगी थी। भाई की फिक्र कम थी, अपने खिलौनों की फिक्र ज्यादा थी, जो दिलदार ने लाने का वादा किया था। ये तो इसके अंदाज से ही साफ झलक रहा था। नहीं बेटा, मैं गुस्से में नहीं हूँ, वो कहते हुए थोड़ी देर पहले धोए हुए कपड़ों को तय लगाने लगी। जबकि दिलावर ईशम को वापस इसकी चारपाई पर बिठाता, इसके खिलौने इसकी गोद में रखते हुए इसे इसके खेल में मसरूफ करने लगा था। हाथ डाला है इसने मुझ पर, मैं पागल नहीं हूँ दिलावर, इसने मेरा दुपट्टा खींचा है। मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया था इस वक्त। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मुझे नहीं पता बाहर क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन वो आदमी झूठ बोल रहा है। इसकी आवाज यहाँ अंदर तक आ रही थी। वो मुझे गलत कह रहा है। मैं एक औरत हूँ, खुद पर उठती हर नजर को पहचानती हूँ, हर सही गलत का फर्क जानती हूँ। इसने मुझ पर हाथ डाला है। शुक्र मनाएं कि मैंने इसकी जान नहीं निकाली, सिर्फ इसकी गलीज नजरों को परे किया है। वो गुस्से से बोलना शुरू कर चुकी थी, जबकि दिलावर ने सिर्फ इसे देखा था। माजरत भाभी, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है। वो बस आपके दुपट्टे को लगी आग देकर कबीले के अंदर आया था, वरना वो कबीले के अंदर नहीं आता। हम सब ने अपने दिमाग में इस शख्स का ऐसा हाका बना लिया कि हम इसके बारे में कुछ सही सोच ही नहीं सकते। मेरी बात को यकीन करें, इतनी बुरी हालत में वो आदमी झूठ थोड़ी ना बोलेगा। इसका सारा चेहरा झुलस गया है। इसकी हालत नहीं देखी आपने? सारा चेहरा जल गया है। ऐसी हालत में वो मुसलसल एक ही बात कह रहा है कि आपके दुपट्टे को आग लग गई थी, और फिर आपका दुपट्टा वहां तंदूर में बुरी तरह से जल गया है। यकीनन इसकी नीयत गलत नहीं थी। वो कबीले के अंदर आ ही नहीं सकता। हम वैसे भी इसे कबीले से बाहर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसके साथ कोई हमदर्दी है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप गलतफहमी का शिकार हुई हैं। यूसुफ दरवाजे पर खड़ा इससे बोल रहा था। यूसुफ भाई, मैं नहीं जानती इस शख्स ने आपसे क्या कहा और क्या नहीं, लेकिन इसके झूठे आंसू पर आप यकीन कर सकते हैं, मैं नहीं। इसकी नीयत 13 साल पहले भी मुझे समझ में आ रही थी, और आज भी मैं समझ रही हूँ। इसने मुझे डराने की कोशिश की, मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल करने से पहले मुंह खाकर बैठ गया। आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं क्या नहीं? आपकी मर्जी, लेकिन मुझे जो लगा मैंने बता दिया। और अगर आज के बाद वो शख्स दोबारा मेरे आसपास आया तो मैं इसे कत्ल करने में वक्त नहीं लगाऊंगी, ये बात याद रखिए। वो अपनी बात मुकम्मल करके चेहरा फेर कर बैठ गई थी, जबकि यूसुफ खामोशी से एक नजर सरदार को देखता बाहर निकल गया था। हाँ, कोई मालूमात ली तुमने? या सुबह से यहाँ फजूल बैठे हुए हो? कामरान अपने छोटे छोटे काम निपटा रहा था, जबकि रिजवान भी इसके साथ ही लगा हुआ था। सुनने में आया है कि चेकिंग के लिए बड़े अफसर इस थाने में आने वाले हैं, तो इस वजह से कुछ सफाइयाँ वगैरह भी हो रही हैं। जब इंस्पेक्टर साहब अंदर दाखिल होते हुए कामरान को इशारे से पूछने लगा। रिजवान भी पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। इसकी बात तो समझ में नहीं आई थी, लेकिन ऐसा कुछ था जो शायद सिर्फ दोनों ही जानते थे। नहीं सर जी, आज तो सुबह से यही थाने में ही छोटे मोटे काम निपटा रहा हूँ। वो डीएसपी साहब ने बताया था कि बड़े अफसर आने वाले हैं, थाना चेक करेंगे, बस इसलिए सुबह से सफाइयों में ही लगा हुआ हूँ। वो एक काम नहीं कर सका। इरादा तो मेरा था कि आज जाकर इसे मिलने का, लेकिन फिलहाल मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। शाम को जाऊंगा, बल्कि ऐसा करूंगा कि रात को अड्डे पर जाऊंगा तो शायद वो वहां पर आया हुआ हो। ऐसा लगता है जैसा पक्का अड्डे का मुसाफिर है, आता जाता रहता है। वहां पर मुलाकात कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। अगर मुमकिन हो तो आप भी मेरे साथ चलें। अगर आप खुद बात करेंगे तो हम इसको एतमाद में लेने में जल्दी कामयाब हो सकेंगे। कामरान बेहद कम आवाज में बोल रहा था, जिसे अपनी किसी और की
जैसे अपनी बात किसी और तक पहुंचानी ना हो। जबकि मेज साफ करते हुए रिजवान का पूरा ध्यान इनकी बातों की तरफ था, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच, जो वो किसी को भी बताना नहीं चाहते। शायद वो कोई प्लानिंग कर रहे थे। कुछ तो ऐसा था जो इन लोगों ने सोच रखा था, लेकिन ये बात समझना जरा मुश्किल हो रहा था। रिजवान सारा ध्यान इनकी तरफ लगाए हुए था, लेकिन फिर भी वो इनकी बात को समझने में कामयाब नहीं हो सका। इसे बात इतना ही समझ आया था कि कामरान अड्डे पर जाता है जहां वो शराब पीता है और जुआ खेलता है, लेकिन वहां पर वो इंस्पेक्टर साहब को क्यों बुला रहा था, किसी मुलाकात की बात कर रहे थे। आजकल तो इनका मकसद बस एक ही था, किसी तरीके से कबीले से मालूमात हासिल कर ली जाए। कबीले का कोई भी आदमी इनकी बातों में नहीं आ रहा था। उन्होंने 2-3 डाकुओं को पकड़कर इन्हें अपने दिमाग में लेने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो सरदार के साथ गद्दारी करने के बारे में सोच सके। ऐसे में इन लोगों ने अपनी प्लानिंग बदली थी, लेकिन क्या किया था वो समझ नहीं पाया था। थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ में आया था कि कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं। हमारे कबीले में कोई भी नहीं है हमारे कबीले में तो कोई भी नहीं जाता इस अड्डे की तरफ। वो बेहयाई का ठिकाना है, गुमराही का रास्ता है। इस तरफ कोई नहीं जाता। वो लोग वहां पर नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, यहाँ तक कि औरतों के साथ नाजायज तल्लक भी रखते हैं। कबीले में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कि इस तरह की हरकत हूँ। अगर इस तरह की गुमराही के रास्ते में किसी को जाता हुआ अब देख भी लूं तो फौरन ही इसका निकवा करवा देता हूँ। सरदार एक पत्थर पर इसके साथ बैठा हुआ था, जबकि रिजवान ने अपनी तरफ से इसे पूरी मालूमात दे दी थी। वो लोग कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं जो रिजवान को समझ नहीं आ रही थी। ये सब कुछ तो मैं नहीं जानता दिलावर, लेकिन मुझे जितना इनकी बात समझ में आई है वो कबीले के ही किसी आदमी की बात कर रहे हैं। वो अड्डे पर जाता है और वहां पर औरतों के साथ इसके तलकात भी हैं। वो जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है। यहाँ तक कि पिछली रात जब वो लोग इससे मिले थे या शायद दूर से देखा था, तब भी वो नशे की हालत में था। लेकिन वो लोग बात इस तरह से कर रहे थे कि समझ नहीं आया कि बात किसके बारे में हो रही है। इन लोगों ने नाम ही नहीं लिया। अगर वो नाम ले लेते तो यकीन हमारे लिए निशानदाही आसान हो जाती। ये फाइल मैं लेकर आया हूँ। इस चीज के बारे में मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं तुम्हें फौरन ही इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी इस फाइल में 3 केसेस हैं, जिसमें एक छोटे बच्चे के साथ जायदाद पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि एक लड़की के साथ ज्यादती करके गुनहगार शहर की तरफ भाग गए हैं। एक और केस भी है। 2 भाइयों का आपस में जमीनी झगड़ा चल रहा है। ज्यादातर केसेस जायदाद के ही होते हैं, लेकिन बाद में वो खून खराबे पर उतर आते हैं। मेरे मुताबिक तो ये केस भी तुम ही हल करो। ये वो केस है जो इन लोगों ने कोशिश बहुत की अपनी अपनी तरफ से, लेकिन पुलिस वालों ने इनसे रकम ही इतनी ज्यादा मांग ली कि वो दोबारा पुलिस स्टेशन का रुख भी नहीं कर सके। वो इसी तफसील बताते हुए फाइल इसके हवाले कर रहा था, जो दिलावर ने फौरन ही थाम ली थी। बिल्कुल बेफिक्र हो जा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हल कर लूंगा ये केस। जैसे हजारों केस हल हो जाएंगे। तुम बस कोशिश करो कि जितना हो सके इतना इन बंद फाइलों से मालूमात निकाल कर मेरे हवाले करो, और बाकी बेफिक्र हो जा। वैसे यकीन दिला रहा था। मैं बेफिक्र हूँ दिलावर। जब से तुम्हारा साथ मिला है मैं बेफिक्र हो गया हूँ। मैं ऐसे ही किसी पुलिस वाले का साथ चाहता था। मैं चाहता था कि कोई इंसाफ पसंद इंसान मेरा इन मामलों में साथ दे, और हम इन लोगों को इंसाफ दिलाएं जिन्हें सच में इंसाफ की जरूरत है। वो लोग जो पुलिस की तरफ एक इत्मीनान से देखते थे कि यहाँ इनका इंसाफ मिलेगा, वही लोग हमें नफरत से देखते हैं। तुम नहीं जानते इन लोगों की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। इस यूनिफॉर्म पर शर्मिंदगी होती है। इसे पहनने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम जानते हो मेरा आज तक प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इन लोगों का साथ नहीं दिया। ये इंस्पेक्टर साबर और मैं दोनों एक साथ ही इस थाने में आए थे। हमारे साथ ड्यूटी लगी थी। आज साबर साहब इंस्पेक्टर है और मैं वहीं का वही हूँ, लेकिन साबर की तरफ ना तो मैंने रिश्वत ली है और ना ही गलत रास्ता अपनाया। मैंने हमेशा इंसाफ को सबसे ऊपर रखा। शायद यही वजह कि मैंने कामयाबी नहीं देखी, लेकिन मुझे वो कामयाबी नहीं चाहिए। मेरे लिए कामयाबी ये होगी कि इस यूनिफॉर्म की वजह से मैं किसी की मदद कर सकूं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है रिजवान। मेरी भी यही कोशिश है कि जहां जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाएं। हम इन लोगों को इंसाफ दिलाएं जो दिन रात खुद पर सितम को सहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। खैर, इन सब चीजों को छोड़ो। इसी की सालगिरह है कल। तुमने आना है और दुआम और भाभी को भी साथ लेकर आना। कबीले में छोटा सा जश्न रखा है। मेरी बच्ची खुश हो जाएगी। वो मुस्कुरा कर बोला तो रिजवान ने इसके लबो लहजे में अपनी बच्ची के लिए खास मोहब्बत महसूस की थी। वो दोनों ही बच्चों को बेतहाशा चाहता था, लेकिन इशम के साथ इसका लगाव अलग ही था। वो हर वक्त इसे अपनी गोद में उठाए रखता था। अगर वो कबीले से बाहर होता तो इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आ जाता, और अगर कबीले में होता तो इसे कंधे पर उठाए सारा दिन घूमता रहता। और इनका ये लाड प्यार देखकर कबीले के लोग यकीन ही नहीं कर पाते थे कि इस कबीले का सबसे बेरहम सरदार अपनी बेटी के लिए एक अलग ही दुनिया बसाए हुए था। वो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता था कि इसके रब्बू से कोई ख्वाहिश अदा होने से पहले पूरी कर देता था। और वो इसकी ये 36 सालगिरह भी बहुत ज्यादा स्पेशल कर रहा था कबीले में। अब इसे ही जश्न का इंतजाम होना शुरू हो चुका था और रिजवान ने आने का वादा भी कर लिया था। वो दोनों यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन डाका डाकू यहाँ नहीं आया था। वो दोनों ही अच्छी खासे मायूस हो गए थे। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर साबर को तो भी गुस्सा भी आ गया था कि ऐसी जगह पर आने के बावजूद भी इसे कुछ नहीं मिला था। जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि वो डाका डाकू ही था, लेकिन ना जाने डाका डाकू कहाँ गायब हुआ है। यहीं पर था, मैंने खुद देखा था। ऐसा करते हैं, इन लोगों से मालूमात लेते हैं, पूछते हैं कि वो डाका डाकू था भी या नहीं। तब आपको मुझ
मुझ पर यकीन आ जाएगा। इसे खुद को घूरते पाकर कामरान अच्छा खासा बौखला गया था। वो हरगिज खुद को झूठा साबित नहीं होने दे सकता था। इसने इंस्पेक्टर से बहुत कुछ फरमाइशें कर डाली थी जो सिर्फ काम पूरा होने की सूरत में ही पूरी होनी थी। ऐसे में रागा डाकू का यहाँ ना आना भी अच्छी खासी मुसीबत पैदा कर रहा था। रुको, क्या यहाँ रागा डाकू आता जाता है? क्या कुछ दिन पहले यहाँ रागा डाकू आया था, इस औरत के साथ नाच रहा था? इसने अचानक ही एक आदमी को पकड़कर इंस्पेक्टर साबर के सामने किया था। वो यहाँ आता जाता है, लेकिन आज नहीं आया, बीमार है। सुनने में आया है कि सरदार दिलावर की औरत ने इसका मुंह जला दिया है। लेकिन तुम तो डकैत कबीले में आते जाते नहीं हो, तो ये बात तुम्हें कैसे पता? इंस्पेक्टर साहब ने हैरत से देखा था। एक आदमी डकैत कबीले के अंदर की खबर रखता था और वो पुलिस वाले होकर सिर्फ मालमाता इकट्ठी करने में लगे हुए थे। अरे साहब, हम ये अड्डा चलाते हैं, छोटी मोटी खबरें रखते हैं ना हम, इसने अजीब से अंदाज में बोला। सॉरी। तो इंस्पेक्टर साहब ने अगले ही लम्हे इसका गिरबान पकड़ लिया था। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो दरअसल हमारे यहाँ की एक लड़की का निकाह हुआ है कबीले के एक डाकू के साथ। तकरीबन 4-5 साल पहले इसकी बहन यहाँ नाचती गाती है। दोनों बहनें आपस में मिलती जुलती रहती हैं तो खबर मिल जाती है, वरना ऐसी वैसी कोई बात नहीं। वो फौरन ही सीधा होता इसे असल बात बताने लगा था, क्योंकि जिस तरह से पुलिस इसे देख रही थी मुमकिन था कि इसे ही अंदर कर दिया जाता और वो इस तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए इसने सच्चाई बयान कर दी। बाकी मालूमात इनके लिए किसी तरह के फायदेमंद साबित नहीं हो सकती थी। वो अपनी चीजों में किसी औरत को शामिल नहीं कर सकते थे, बल्कि वो किसी औरत पर एतबार ही नहीं कर सकते थे। और वैसे भी वो लड़की अपनी बहन को छोटी मोटी बातें बताती भी थी तो भी वो हरगिज इनकी मदद नहीं करेगी, इसलिए बेहतर तक है वो अपने प्लान को अपने मुताबिक ही चलाए। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी सी ईशू, आज कितनी बड़ी हो गई है, 6 साल की हो गई है बेगम, ये बहुत जल्दी बहुत बड़ी होती जा रही है। दिलदार तो कैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। अब देखो, ये कल पैदा हुई थी, आज 6 बरस की हो चुकी है। वो सुबह उठते ही ईशम को जगा चुका था, बल्कि सिर्फ जगाया ही नहीं चुका था, इसे कब से शरारतें करते हुए अपने साथ मस्तियों में भी लगा रखा था। सुबह उठते ही वो रोना धोना मचा देती थी। ऐसे में सिर्फ दिलावर ही था जो इसे कंट्रोल कर सकता था, जबकि दिलदार तो अभी तक गहरी नींद सो रहा था। बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, कल को इसके हाथ पीली करने के दिन भी आ जाएंगे, आप इसे बच्ची ही समझेंगे। खैर, आपको अपनी बेटी का 6ठा साल मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची। आज मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, थोड़ी ही देर में सब लोग आ जाएंगे, भी खूब जश्न होगा, छोटा सा मेला लगेगा मेरी बेटी की खुशी में। वो इसके गाल चूमते हुए बोले थे, जबकि मेले की बात सुनकर वो दोनों आंखें फैला गई थी। मेला होगा तो बड़े डांटू वाला वो बाबा भी आएगा ना? वो परेशानी से पूछने लगी। हाँ, बड़े डांटू वाले बाबा आएगा और तुम्हें पकड़कर बोरे में डालकर ले जाएगा, फिर मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा रह जाऊंगा। फिर अगले महीने मेरी सालगिरह होगी, दिलदार मजे से चारपाई पर बैठते हुए बोला था, जिस पर वो मुंह बना गई थी। बाबा, हम नहीं मेला जाएंगे, वो बड़े डांटू वाला बाबा आ जाएगा। वो फौरन ही दिलावर के सीने में छुपते हुए कहने लगी थी, ओहो, ऐसे कैसे आ जाएगा, मैं इसको आने ही नहीं दूंगा, हम कबीले का दरवाजा जोर से बंद कर देंगे, कोई मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं कह पाएगा, मेरी ईशू तो शहजादी है, कोई हाथ तो लगाए मेरी बच्ची को, मैं इसके हाथ ना काट दूं। वो नरमी से इसके चेहरे को चूमते हुए बोला, जबकि दिलदार अपना सर जायरा की गोद में रख चुका था। हम भैया को बड़े दांतों वाले बाबा को बोरे में बंद करके दे देंगे। वो अचानक से बोली तो दिलदार ने से घूरा था, क्योंकि भाई मेरे साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है, खुद के लिए ये दरवाजा बंद कर दोगी और मुझे सीधा बोरे में डालकर दे दोगी? हाँ, डालकर दे दूंगी, क्योंकि तुम मुझे डराते हो, वो मुंह वसूल कर बोली थी। हाँ तो मेरी बच्ची तुम मत करो ना, जिसके बाबा अपनी शहजादी के साथ। हाँ तो मेरी बच्ची तुम मत डरो ना, जिसके बाबा अपनी शहजादी के साथ हूँ, वो शहजादी किसी से नहीं डरती। वो नरमी से इसके गाल चूमते हुए बोला तो ईशम चहक उठी थी। सच्ची बाबा, यानी कि वो बड़े दांतों वाला बाबा मुझे कुछ भी नहीं कह सकता? वो अचानक ही अपने मतलब के सवाल पर आई तो दिलावर ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। हाँ मेरी जान, जब तक तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं, इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। तुम्हारे बाबा के होते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो इसे अपने सीने से लगाते हुए बोले तो अब की दफा दिलदार ने कोई लकमा दिए बगैर इसे अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि इसे अपने माँ की गोद में सुकून मिल रहा था। बहुत बड़ा जश्न हुआ था, रिजवान दुआम और शाहिदा को लेकर आया हुआ था। माहौल काफी अच्छा था, हर चीज बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से संभाला गया था। खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, जबकि इस हल्ले गुल्ले में दुआम भी बहुत ज्यादा खुश थी, जिसको सदा ने अपनी गोद में उठाया हुआ था, जबकि ईशू इसका हाथ पकड़े पूरे महल में चहक रही थी। जब अचानक ही रिजवान का ध्यान दरवाजे के बाहर मौजूद कमरे में गया, जहां दरवाजा खोले एक आदमी खड़ा था। इसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। वो कोशिश कर रहा था इसे पहचानने की, लेकिन इसे पहचानने में वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शख्स को इसने कहीं तो देखा है, लेकिन वो कौन था इसे पहचान नहीं पाया था। क्या हुआ भाई, आप यहाँ क्यों खड़े हो गए हैं? आइए ना, खाने का वक्त हो गया है, जायरा इसके बाजू पकड़ते हुए कहा था, जबकि इसका ध्यान बाहर की तरफ देखकर वो भी इधर देखने पर मजबूर हो गई थी। जायरा, इस कमरे में कोई रहता है क्या? मुझे पहले भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन आज भी लग रहा है कि वहाँ कोई आदमी है जिसका चेहरा और कुछ हद तक बिगड़ा हुआ है। रागा डाकू का नाम सुना है आपने? वो अचानक से पूछने लगी तो रिजवान ने एक नजर अपनी बहन का चेहरा देखा था, फिर हाँ में सर हिलाया। यहाँ वही शख्स रहता है और इसके चेहरे पर जो नक्श निकार हुए हैं ना, वो आपकी बहन का कारनामा समझ ले। जी, ये वो तो कहता है कि मेरा दुपट्टा जल गया था, मेरे करीब आकर इसने मेरा दुपट्टा खींचकर उतारा तो मैंने इसके मुंह पर जलती हुई मिसाल दे मारी थी। शायद से
शायद तब से ही इसकी हालत ऐसी है। मैं नहीं जानती वो सच बोल रहा था या झूठ, लेकिन इसने मुझ पर हाथ डाला था, इसको सजा तो मिलनी थी। खैर आप चले, खाना खाने का वक्त हो चुका है। वो आदमी कबीले से बाहर ही रहते हैं, हम इसे कबीले के अंदर आने की इजाजत नहीं देते। इसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो इसे यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। वैसे सुना है मैंने कि ये जेल तोड़कर भागा हुआ है। आप लोग इसे ढूंढ नहीं रहे क्या? वो इसे अपने हेमे की तरफ ले जाते हुए पूछ रही थी। हम इसे ढूंढ रहे हैं बहना, और काफी अरसे से ढूंढ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से इसकी तलाश में है, लेकिन ये कहीं भी हमारे हाथ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वह यहाँ इस कबीले में छुपा हुआ होगा। तुम इसके साथ जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। ऐसा इंसान ऐसी ही सजा का हकदार है। तुम्हें अगर लग रहा है कि इसकी नीयत तुम पर गलत थी, तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम गलत हो सकती हो। ये की ना मेरे भाई वाली बात, आओ मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए इसे बिठाते हुए बोली थी। जब बाला और दिलदार तेजी से इसके पास आते हुए इसके दाएं बाएं बैठते हुए इसे अपने काबू में लेने लगे थे, वो यकीनने से फिर से जबरदस्ती मछली खिलाने के बारे में सोच रहे थे कि वो फौरन नफी नफी करने लगा था। जबकि जायरा ने भी ना रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों सच में अपनी मर्जी के मालिक थे, और इस वक्त भी वो पूरी तरह से अपनी मर्जी ही कर रहे थे। वो जितना गोश्त और ऐसी चीजों से चिढ़ता था, वो दोनों इतना ही जबरदस्ती से खिलाते थे। और ये बात इसकी मोहब्बत ही थी कि इन दोनों का दिल रखने के लिए वो खा भी लेता था। हाँ, मैं सालगिरह पर आई थी, वहां पर मैं बहुत प्यारी लग रही थी ना डाकू जी? सच बताइए मुझे, आपको तभी मुझसे प्यार हो गया था ना? वो इसके साथ लेटते इससे बातें कर रही थी, जबकि सरदार जो पूरी तरह से अपनी माजी में खोया हुआ था, इससे मुखातिब करने पर इस तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यारी थी सजन साईं, तुम्हें देखते ही मेरा दिल बेकरार हो जाता था। तुम्हारे नन्हे नन्हे कदम जब मेरी जिंदगी में पड़े थे ना, मेरा दिल में तुम्हारे लिए एक अलग ही जहान आबाद हो गया था। जब से तुम्हारे नन्हे कदम मेरी जिंदगी में पड़े थे ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अलग ही जहां आबाद हो गया था। नरमी से बोला तो हम के चेहरे पर शर्म के हया के कितने ही रंग उतर आए थे। फिर तो आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते होंगे ना? बचपन में वो अचानक से सीने पर सर रखते हुए सवाल करने लगी। अच्छा क्या लगना था तुम्हें तो मैं याद भी नहीं। जानती हो, जब मैंने तुम्हें इस बस में देखा था ना, मैं तभी तुम्हें पहचान गया था। वो अचानक से बोला था, इसे हैरत से इसे देखा था। तुम्हारी शक्ल तुम्हारी अम्मी से बहुत मिलती थी, और फिर जिससे मोहब्बत की जाए इसे पहचानना मुश्किल थोड़ी ना होता है। वो नरमी से इसके लब्बू को चूमते हुए बोला था। वो मजीद शर्माते हुए इसके सीने में छुपना चाहती थी, जब सरदार ने एक झटके से इसे बेड पर गिराते हुए इस पर साया फगन होते हुए इसे पूरी तरह से अपनी पनाह में कैद कर लिया था। डाकू जी खबरदार, जो आपने अपना रोमांटिक मूड जगाया। अभी आप मुझे बता रहे थे कि सालगिरह के बाद क्या हुआ। जल्दी से बताना, फिर से शुरू करें, फिर आपको हजारों काम याद आ जाएंगे और मेरा काम बीच में रह जाएगा। वो इसका रोमांटिक मूड आना होते देकर बोली थी, जबकि सरदार अचानक ही इसकी कदम पर झुकते हुए इसे छूमने लगा था। एनर्जी डाउन हो चुकी है सजन साईं, अब मुश्किल है तुम्हें मजीद कुछ भी बता पाना। इस वक्त तुम्हारे दिलदार साईं को फुल पावर की जरूरत है। जब तक मैं अपनी एनर्जी वापस ना ले हासिल कर लूं, तब तक मैं मजीद एक लफ्ज भी नहीं बता पाऊंगा। वो इसकी गर्दन से सर निकालते हुए इसे पूरी बात बताता, दोबारा से इसकी लबों पर झुकता इसकी सांसों को कैद करने लगा था। तो हम हर मुमकिन कोशिश कर रही थी मजाहमत करने की। इसका इरादा हरगिज इसकी बातों में आने का नहीं था। वो हरगिज खुद को इसके हवाले करने को तैयार नहीं थी। इतनी मुश्किल से तो तैयार हुआ था वो इसे बताने के लिए इतनी मुश्किल से तैयार हुआ था वो इसे बताने के लिए, लेकिन फिर इसका रोमांटिक मूड ऑन हो चुका था। लेकिन इस दफा तो दुआम ने भी सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो आसानी से इसके हाथ नहीं आएगी। डाकू जी मैं बोल रही हूँ, मेरी बात मान लीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। वो अचानक से मुंह बसूर कर बोली तो सरदार इसकी गर्दन से सर निकाल कर इसे देखा था। फिर अचानक ही कहका लगाकर हंसा। इसका कहका कमरे की दीवार में गूंजता इसे मजीद गुस्सा दिला गया था। जबकि इसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो अचानक इसके चेहरे पर झुकता इसे बेताबी से चूमने लगा था। इसके चेहरे के एक नक्श को अपने लबों से भिगोते हुए वो इसे बेहाल कर रहा था। वो जितना इसे बचने की कोशिश कर रही थी, वो इतना ही इसे खुद के करीब करता, खुद के साथ लपेट रहा था। बताओ क्या करोगी तुम? दिला दिया तुम्हें गुस्सा, आप बताओ कैसे अपना गुस्सा निकालोगी? बदला लोगी मुझसे? जो मैंने किया वो करके दिखाओगी? दिखा दो तो मान जाऊंगा तुम्हारे गुस्से को। वो मजीदी से अपने करीब करता इसके लबों को पूरी शिद्दत से कैद करते हुए इसकी सांसें रोक गया था। इसे सचमुच में इसके गुस्से की इंतहा देखना चाहता था, या इसके गुस्से की आड़ में अपना मतलब पूरा कर रहा था। लेकिन दुआम इसकी बाहों में फड़फड़ा कर रह गई थी। वो इसे जितना बचने की कोशिश कर रही थी, वो इतना ही से बेहाल कर रहा था। इसके लबों का लमस इसे पागल कर देने को था। चाहिए डाकू जी, मैंने नहीं बोलती आपसे, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरी कोई बात नहीं मानते, अपनी सारी मनवा लेते हैं। और वो अब सचमुच में नाराज होती दिखाई देने लगी। तो सरदार इसका चेहरा देखकर नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों में थाम चुका था। मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, और बचपन में भी तुम अपनी सारी बातें मुझसे मनवा लेती थी। तुम्हें पता है तुम मुझसे कितनी दफा मिली हो? वो जैसे वापस इसके मतलब पर आए तो वो पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो होती इसकी गर्दन में बाहें डाल चुकी। जबकि सरदार इसकी बाहों के घेरे को देखते हुए दोबारा इसका चेहरा देखने लगा, जबकि दुआम इसके अंदाज को समझकर हल्का सा मुस्कुराई थी। देखिए मैं आपकी हूँ, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, आप तो बस थोड़ी थोड़ी मानते हैं। वो जिस अंदाज में से देख रहा था, वो बस इसे यही कह सकती थी कि वो अच्छी बीवी है, लेकिन सरदार तो बस इसे नजरों से ही शर्मिंदा करने का इरादा रखता था। और अगर यहीं से मैं अपनी बात बदल कर तुम्हें मजीद अपने मालसी के बारे में कुछ भी ना बताते हुए
रात या कल सुबह तक मुंतकिल कर दूं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं। इसका मूड बदलते देखकर वो फौरन बोली थी, तुम्हारी गलतफहमी है, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बल्कि बहुत बुरा हूँ। जितना बुरा तुम समझती हो इतना ही बुरा। वो कहते हुए अचानक इसके दोनों बाजू को थामता तकिए पर रखते हुए इसके चेहरे पर झुक गया था, जबकि दुआ इसकी बाहों में बुरी तरह से कैद हुई थी। लेकिन अफसोस अब वो सिवाय फड़फड़ाने के कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा इंस्पेक्टर अकरम? तुम कहना क्या चाहते हो? एक पुलिस वाले की बहन के साथ किसी डाकू ने जबरदस्ती निकाह कर लिया, वो भी किसी आम पुलिस वाले की नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर रेहान अकरम। ये छोटी सी बात नहीं है, ये तो पूरा पुलिस फोर्स के मुंह पर तमाचा है। रेहान अकरम, अगर ऐसा हो कैसे सकता है? तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? इतना सब कुछ हो गया, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे थे? अगर ये वाकया तकरीबन 11 दिन पुराना है तो अब तक ये बात हमें क्यों नहीं बताई गई? वो हैरत से सामने बैठे इंस्पेक्टर अकरम को देख रहा था। सर, मुझे लग रहा था कि ये मामला मैं अपने तरीके से हल कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे बस से बाहर है। ये लोग मेरी बहन के नाम पर इस तरह से ब्लैकमेल करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हारी बेबसी को समझ सकता हूँ अकरम, लेकिन फिर भी ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तुम्हें पहले ही हमें इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ये निकाह हुआ कैसे? कौन से कौन से बेस पर तुम्हारी बहन को इन लोगों ने कैसे देखा? कि मेरा मतलब है वो जानते कैसे हैं इसे? निकाह कोई मामूली सी बात तो नहीं। इंस्पेक्टर कामरान से देखते हुए बोल रहा था। जी सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, निकाह कोई मामूली बात नहीं। मेरी बहन एक अस्पताल में डॉक्टर है। ये बाला नामी डाकू वहीं से तंग कर रहा था, कई दफा इसके रास्ते में भी आने की कोशिश कर चुका था, लेकिन मेरी बहन ने हर दफा इसे नजरअंदाज किया। मैं इन डाकू को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात का जिक्र मैंने अपनी बहन के सामने किया तो इसने मुझे इस डाकू बाला के बारे में बताया था, और फिर मैं हरगिज नहीं जानता था कि मेरी बहन इस मामले में मेरी मदद करने की कोशिश करेगी। कुछ दिन के बाद इस अस्पताल में बाला नामी डाकू आया था और वहां वो मेरी बहन को तंग करने लगा। मेरी बहन ने इसे बेहोश करने की गोली दे दी थी ताकि वो बेहोश हो जाए, और मेरी बहन ने मुझे इस बारे में इन्फॉर्म किया। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक वो बेहोश हो चुका था। मेरा इरादा इसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लाने का था, लेकिन जैसे ही मैं इसे लेकर अस्पताल से निकला, इन लोगों ने मेरी बहन को अगवा कर लिया और फिर ये सब कुछ हो गया। वहां कबीले में इन लोगों ने मेरे सर पर बंदूक तान कर मेरी बहन को निकाह के लिए फोर्स किया। इसने कुछ सच और कुछ झूठ के साथ कहानी बनाकर पेश कर दी थी। अब वो पूरी तरह से इन्हें हकीकत नहीं बता सकता था कि वो अकेले ही बाला के खिलाफ सबूत ढूंढने निकल पड़ा था, या शायद वो इन्हें ये नहीं बता सकता था कि इसका इरादा बाला को नुकसान पहुंचाने का या कबीले के खिलाफ कोई साजिश करने का नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ सरदार के बारे में मालूमात लेना चाहता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। लेकिन इस तरह की बातें इसकी वर्दी पर सवाल उठा सकती थी, इसलिए इसने इतना ही बताया था जितना बताना जरूरी था। जबकि कामरान हैरत से इसे देख रहा था। फिर इस डाकू ने तुम्हारी बहन के साथ निकाह कर लिया है। ये मामला तो काफी पेचीदा लगता है और इसे हल करना भी काफी मुश्किल रहेगा हमारे लिए, लेकिन तुम हमारे कानून के सबसे वफादार और बेहतरीन अफसर हो। तुम्हारी मदद तो करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है डाकू बाला ने तुम्हारी बहन से निकाह किस लिए किया है? मेरा मतलब है कि बदले के लिए निकाह करता तो रुखसत भी तो करता ना। वो इसे हरगिज तुम्हारे साथ ना जाने देता, बल्कि इसे जबरदस्ती कबीले के अंदर ही रखता। सर, मैं इन प्यार मोहब्बत वाली बातों पर यकीन नहीं रखता। अगर वो मेरी बहन से मोहब्बत करता है तो इज्जत से मेरे घर रिश्ता लेकर आता, ना कि इस तरह का घटिया काम करता। वो इसकी बात काटते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं कर सका अकरम, क्योंकि एक डाकू एक पुलिस वाले के घर तो रिश्ता लेकर आएगा नहीं, और अगर वो तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता है तो यकीन जानो ये बात हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इंस्पेक्टर कामरान अचानक से बोला तो इसने हैरत से देखा था। इसकी बात की गहराई का मतलब वो बहुत अच्छे से समझ गया था। बहुत माजरत सर, लेकिन इस मामले में मैं अपनी बहन को नहीं लाना चाहता, बल्कि मैं इस मामले में अपनी बहन को निकालना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन को मजीद किसी मुसीबत में नहीं फंसा सकता। मैं इस मामले से अपनी बहन को दूर कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको निकाल कर हम इस मसले का हल निकाल सकें तो बेहतर रहेगा, और मैं सबसे पहले मैं बाला और अपनी बहन की तलाक चाहता हूँ। वो जैसे असल मुद्दे पर आया था, जबकि कामरान को इसकी ये बात पसंद नहीं आई थी। देखो इंस्पेक्टर अकरम, अगर इस मामले में तुम्हारी बहन हमारी मदद कर सकती है तो जरा सोचो हमारी पुलिस फोर्स का कितना फायदा हो जाएगा। और वैसे भी हर दफा जज्बाती होकर नहीं सोचा जाता। अगर तो ये मोहब्बत का मामला है तो समझ लो पूरा कबीला ही हमारे हाथ लग जाएगा। इससे रियान को देखते हुए कहा, जबकि रियान ने नरमी से नफी में सर हिलाया था। सर, आप जल्द से जल्द मेरी मदद करें, इस मामले को खत्म करें। मेरी बहन सब चीजों में शामिल नहीं होगी। वो जैसे अपना फैसला सुना रहा था, जबकि इंस्पेक्टर कामरान से घूर कर रह गया था। ठीक है रियान, बिल्कुल जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस ऐसे ही एक बात कर रहा था, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। वो फौरन अपनी बात बदल गया था। सामने बैठा इंस्पेक्टर जरूर पोस्ट में इससे कम था, लेकिन ये बात भी भूलने वाली नहीं थी कि वो इसके पोस्ट पर ठोकर मार चुका था, और जब चाहे वो इसे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ सकता था। ऐसे में इससे पंगा लेने का इसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए खामोशी से इसकी बात मान ली थी। अरे यार, ये सारे ड्रामे क्यों कर रहे हो? इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं करना ये सब कुछ। इसे जबरदस्ती इन सब ने एक लकड़ी के तख्ते पर बिठा दिया था, और अब वो इस पर हल्दी मलने लगे थे। वो हैरत से इन्हें
देख रहा था बल्कि झेलता रहा, लेकिन अब इसकी बस हो चुकी थी। ये सारे तो मिलजुल कर इसका बेरागर कर रहे थे, जबकि दुआम भी इन सब चीजों में शामिल थी। अपने दोनों हाथ पर खूब सारी हल्दी लगा के इसके चेहरे पर मल रही थी। चुप 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 भाला भैया, जब हल्दी लगाते हैं ना चेहरे पर तब बातें नहीं करते, झाइयां पड़ जाती हैं, चेहरे पर लकीरें आ जाएंगी, अभी से बुढ़े हो जाएंगे। इतना प्यारा है मेरा भाई, अल्लाह पाक नसरे बद से बचाए। और ये जो हल्दी है ना, इससे चेहरे पर रौनक आती है। दूल्हा बनने से पहले अगर दूल्हे को इस तरह से नहलाया जाए ना तो दूल्हा बनकर बहुत प्यारा लगता है। और वैसे भी आप तो हफ्ते में बस एक ही दफा नहाते हैं जब बेला से मिलने जाते हैं। आपको बहुत जरूरत है इस तरह की ट्रीटमेंट की। यहाँ तो कोई लड़कियों का ब्यूटी पार्लर ही नहीं है, बल्कि आप यही समझ लिए कि मैं आपका ब्यूटी पार्लर हूँ। आपको शादी से पहले ऐसे चमका दूंगी ना कि बेला फिसल जाएगी आप पर। वो इसके मुंह पर खूब हल्दी मलते हुए साथ साथ अपनी कमेंट्री भी कर रही थी, जबकि इसकी बातें सुनते मीरू और जुमरू भी इसके दोनों बाजू को पकड़कर हल्दी रगड़ने में मसरूफ हो गए थे, जैसे वो आज ही इसे चमका देना चाहते हैं। अरे यार, नहीं फिसलती तो ना फिसले मुझ पर, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मत बनाओ मुझे ये अंग्रेजी दूल्हा नहीं बनना, जैसा हूँ वैसा ही कबूल करे मुझे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रहा था, जबकि हट्टे कट्टे डाकू ने जिस तरह से इसे काबू करके रखा था, वो चाहने के बावजूद भी खुद को छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अरे इस दूल्हे की तो एक तो हम इतनी हिम्मतें कर रहे हैं, ऊपर से आप बेकार में नाक ऊंची किए हुए बैठा है। सीधा करें अपना मुंह। अगर दूल्हा बनकर रूप लाना चाहते हैं तो, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो इसे डांट कर बोली थी, जबकि बाला को इरादा नहीं था इसके ड्रामे में इसका साथ देने का। लेकिन जैसे ही इसकी नजर सामने पड़ी वो एकदम सीधा हो गया था, क्योंकि सामने सरदार के हाथ में चमड़े का पट्टा था। सरदार अगर किसी को सजा देता तो अक्सर इसी से पीटता था। वो दूल्हा बनने से पहले पिटना नहीं चाहता था, इसलिए फौरन ही अपनी शक्ल दुरुस्त करता सीधा होकर बैठ गया, यहाँ तक कि अपना बदन भी बिल्कुल ढीला डला छोड़ दिया था, ताकि इसके साथ जो जुल्म हो रहा है वो इसी तरह से होता रहे। अब बड़ा दूल्हा बनने से पहले वो अपनी दुर्गत नहीं बनवाना चाहता था। जबकि दुमान ने इसकी निगाहों के ताक़त में देखते हुए सरदार की तरफ देखा, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। ऐसे ही अगर शुरू में ही हमारी बात मान जाए तो हमें कम से कम इस तरह के मुजस्मे का इंतजार ना करना पड़े। इसने बाकायदा सरदार की तरफ इशारा करते हुए इसे मुजस्मा कहा था, जिस पर सब लोग कहकर लगाकर हंसे थे, जबकि सरदार नफी में सर हिलाता वहीं चारपाई पर आराम से बैठ गया था। वो जानता था जब तक वो यहाँ बैठा रहेगा बाला सुकून से लोगों के हाथों अपनी दुर्गत बनवाता रहेगा। इंस्पेक्टर रेहान, मेरी प्लानिंग ये है कि हम ना चाहते हुए भी इस मिशन में आपकी बहन को शामिल करेंगे। हम जानते हैं कि आप ये सब कुछ नहीं चाहते, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। हम कबीले के अंदर जाकर इन डाकुओं को अरेस्ट हरगिज नहीं कर सकते, लेकिन कबीले के बाहर आप लोगों के घर में हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ अगर वो लोग बारात लेकर आ जाएं और हम बारात के नाम पर इनके पूरे कबीले को अरेस्ट कर लें। इसके सामने एक बहुत बड़ी काबल सीनियर अफसर बैठा हुआ था, जो पिछले कई सालों से इस केस पर काम करके अब शहर मुंतकिल हो चुका था। इस तरह का कोई केस गांव में हुआ है और साथ ही साथ ये केस एक पुलिस वाले के लिए मसला बन चुका है। बहुत सारे अफसर्स ने इसका साथ देने का वादा किया था। ऐसे में इंस्पेक्टर जहांगीर भी यहीं आ चुके थे। इनका इरादा भी इस केस में रेहान की मदद करने का था और डाकू को इसके अंजाम तक पहुंचाने का था। लेकिन सर, मैं अपनी बहन को इन सब चीजों में शामिल नहीं करना चाहता। मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन इन सब चीजों का हिस्सा बने। मेरी बहन बहुत मासूम है, इसका कोई कसूर नहीं है। वो लोग पहले ही से टारगेट बना रहे हैं। आप लोग भी ये चाहते हैं कि मैं इन सब चीजों में अपनी बहन को शामिल कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो फौरन इनकार करने लगा था। वो इंस्पेक्टर जहांगीर जैसे काबिल अफसर से इस तरह की प्लानिंग की उम्मीद नहीं करता था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर रेहान, ये किस्सा सिर्फ आपकी बहन का ही नहीं, ये मामला पूरी पुलिस फोर्स का है। आप जानते हैं हम कितने सालों से शर्मिंदा हो रहे हैं। आज तक हमने जितने भी डाकुओं को कैद किया है, या तो हमें इन्हें छोड़ना पड़ा है, या फिर इनकी जुबान खुलवाने के लिए हमने हर हुरबा आजमाया, जिसमें हम कामयाब नहीं हो सके। इन डाकुओं ने जिंदगी के हर मोड़ पर हमें शिकस्त दी है। हम हर मुमकिन कोशिश करके भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज भी वो लोग हमसे आगे हैं, बल्कि बहुत आगे हैं। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, और इसकी वजह यही है कि इन डाकू ने कभी भी हमें अपने आसपास भटकने की इजाजत नहीं दी है। वो हर मामले में हमसे आगे थे, लेकिन इस एक मामले में अगर आपकी तरफ से रजामंदी मिल जाए तो हम एक बहुत बड़ा केस हल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ अपनी बहन के मामले में आप किसी पर एतमाद नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी बहन को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इसे कोई खतरा नहीं होगा, और ये मेरा वादा है आपसे। आपकी बहन को कोई भी लेकर नहीं जा पाएगा। आप एक दफा मुझ पर एतबार तो कीजिए। इसकी बारात आ रही है, आने दीजिए। वो लोग जो चाहते हैं वो कीजिए। इनके सामने घुटने टेक दीजिए। यकीन कीजिए इंस्पेक्टर रेहान, यही हमारे हक में बेहतर है। वो बारात लेकर आएंगे जरूर, लेकिन जा नहीं पाएंगे। इस दफा हम ऐसा खेल खेलेंगे कि डाकू हमसे जीतने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस दफा हमारा टारगेट कोई आम डाकू नहीं, बल्कि सीधा सीधा सरदार दिलदार है। इसका दायां हाथ बाला और यूसुफ होगा। हमारा टारगेट कोई आम डाकू नहीं, बल्कि सीधा साधा इस दफा हमारा टारगेट कोई आम डाकू नहीं, बल्कि सीधा सीधा सरदार दिलदार और इसका दायां हाथ बिलावर यूसुफ होगा। वो इसे अपने एतमाद दिलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि रेहान गहरी सोच में था। इसकी बात मानने का दिल नहीं कर रहा था, जबकि इसकी बात ना माने बगैर वो अपना काम करने में कामयाब नहीं हो सकता था। वो काफी देर सोचने के बाद आखिरकार हाँ में सर हिला गया, जबकि सामने बैठे अफसर ने इसे यकीन दिलाते हुए एक दफा फिर से अपनी बात दोहराना शुरू कर दी थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस फजूल बात का? दिमाग खराब है गया क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी बहन को डाकुओं के हवाले करने की बात कर रहे हो? हमें तो गुस्से से पागल होने को थी। ये रेहान क्या कह रहा था? कल तक
जिनका नाम तक नहीं सुनना चाहता था, आज इनके साथ अपनी बहन को रुखसत करने की बात कर रहा था। अम्मी की हेल्थ की कोई इंतहा न थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनके सामने बैठे इनका बेटा ऐसी बातें कर सकता है। अम्मी, शायद हम ही गलतफहमी का शिकार थे। वो लोग इतने भी बुरे नहीं है। मैं मिला हूँ बाला से, बाला भी मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई, और आपको पता है कि मेरे से कोई गलत, और आपको पता है इसने कोई गलत काम नहीं किया, बस सरदार का साथ देता है कोई, क्योंकि वो बचपन से इसके साथ है। और आगे मुझे यकीन है कि मेरी बहन इसके लिए एक सच्ची रहनुमा साबित हो गई। हो सकता है अल्लाह पाक ने मेरी बहन को एक गलत भटके हुए इंसान को सही रास्ते पर लाने के लिए चुना हो। हमें, मुझे लगता है हमें बाला को एक मौका देना चाहिए। आप मिली हैं इससे, आप ही तो कह रही थी कि आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही, तो आप ही बताइएगी ना कि अगर आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई तो फिर वो बुरा कैसे हो सकता है। शायद आप ठीक ही कह रही थी, हमें किसी इंसान को इसके कामों से जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है इसकी पर्सनैलिटी अलग हो, और मेरी बेला, और फिर बेला एक पढ़ी लिखी लड़की है, वैसे सही रास्ते पर ला सकती है। इसके भटके हुए इंसान के लिए एक अच्छी रहबर साबित हो सकती है। आप सोच समझ कर फैसला करें। अगर आप राजी नहीं होती तो मैं फोर्स भी नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनसे वक्त मांगूंगा ताकि हम इस रिश्ते को बेहतर बना सकें। देखिए अम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के माथे पर तलाक का दाग सजे। वो अगर आते ही अम्मी के कमरे में आया था जबकि इसने बाला के साथ बेला की रुखसती को करने की बात की, तो अम्मी परेशान हो गई थी। बेशक बाला इन्हें बुरा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी एक डाकू की हकीकत जानते हुए वो अपनी बेटी को इसके हवाले करने का सोच भी नहीं सकती थी। वो भी तब जब एक इंतहाई गलीज इंसान को अपने घर पर बर्दाश्त कर चुकी थी, जो एक बाजू ना होते हुए भी ऐसी गजालत, बड़े अल्फाज बोलते हुए गजालत बड़ी हरकतें कर रहा था। इस इंसान के साथ वो किसी तरह का कोई तलाक रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी माँ अपनी बेटी के तलाक के बारे में सोच सकती है ये, लेकिन आज सोच नहीं सकती। लेकिन एक डाकू के साथ इसे बिहाना ये भी तो नामुमकिन था। मैं एक मुलाकात में फैसला नहीं कर सकती कि वो कैसा है और कैसा नहीं। मुझे इससे मिलना है, इसे बुलाओ यहाँ पर। मैं इसे मुलाकात करने के बाद ही तुम्हें बता पाऊंगी कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ। वैसे देखते हुए बोली थी, जबकि इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। ये इसके लिए मुश्किल नहीं था, वो बाला को यहाँ बुला सकता था, वो बेला को एतमाद में ले सकता था, लेकिन अम्मी को अपने प्लान के बारे में कुछ भी बताना इसके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो अम्मी को ये नहीं कह सकता था कि वो एक मकसद के लिए अपनी बहन को इन सब चीजों में शामिल कर रहा है, या फिर इसकी पुलिस फोर्स इस मामले में बेला का साथ चाहती है। अगर वो इस तरह की कोई बात अम्मी के सामने करता तो अम्मी इस मामले में कभी भी इसका साथ ना देती। जो भी था वो अपनी बेटी को किसी तरह की मुसीबत में फंसाने के हक में हरगिज नहीं थी, लेकिन इसने कुछ ना कुछ तो करना ही था। इस मसले का बस यही हल था कि डाकुओं को काबू किया जाए, वरना इन लोगों ने इसी तरह से इन्हें बेबस करना था, और बाला और सरदार के सामने बेबस नहीं होना चाहता था। इसने एक आखिरी उम्मीद के साथ कबीले में कदम रखा था कि सरदार इसका साथ देगा, वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, लेकिन इसकी बहन के साथ नाइंसाफी हो रही थी जो इसके बर्दाश्त से बाहर थी। रेहान, आप सचमुच में ये फैसला कर लिया है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप सच में बेला की शादी इस डाकू के साथ कर देंगे, और क्या बेला इस चीज के लिए कभी राजी होगी? मेरा मतलब है, आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह का कोई भी फैसला करने से पहले एक दफा अपनी बहन से पूछना चाहिए था? वो चाय का कप लेकर इसके पास आई थी। बेला नाइट ड्यूटी पर थी, आज इसने अस्पताल में ही रहना था, जबकि चाय का कप थामते हुए वो इसका हाथ थामता इसे अपने पास बिठा गया था। नहीं रुबाब, ऐसा नहीं है। मैं अपनी बहन की जिंदगी का कोई भी फैसला इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगा, और ये जो फैसला है वो बहुत सोच समझ कर किया गया है। मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई शादी नहीं हो रही, और ना ही मैं अपनी बहन को इस तरह के डाकुओं के कबीले के हवाले करूंगा। मैं बहुत सोच समझ कर अपना अगला कदम उठाऊंगा। मेरा मतलब है कि मैं इन सब चीजों में पुलिस को शामिल कर दिया है, और हमारी प्लानिंग के तहत यही है कि हम डाकुओं को गुमराह करेंगे। इन्हें कहेंगे कि हम आज शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। वो हमारे इत्मीनान पर आ जाएंगे और फिर वही करेंगे जो हम इनसे करवाना चाहते हैं। हम ये शादी बिल्कुल किसी नॉर्मल सी शादी की तरह करेंगे, जहाँ छोटी बड़ी रस्में होंगी। कबीले की तरफ से जब बारात यहाँ आएगी तो यकीनन सारे बड़े बड़े डाकू बारात में शामिल होंगे। ऐसे में कबीले से बाहर हम इनको अपने काबू में कर सकते हैं, इन पर हमला करके इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। कबीला इनका है, वो अपने कबीले के एक कोने एक रास्ते से वाकिफ हैं। इस कबीले में जाकर हम कभी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, और न ही इस कबीले के अंदर हम इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन कबीले के बाहर इनका वजूद आम लोगों की तरह है, वो इस दुनिया के शहंशाह नहीं है। कबीले की बाहर की बागडोर पुलिस वालों के हाथ में है, और पुलिस वाले इस चीज को अपने मुताबिक ही हैंडल कर रहे हैं। कबीले के बाहर इन लोगों की कोई औकात ही नहीं है। हम इन्हें आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं, और जब हर बड़ा डाकू हमारे हाथ लग जाएगा तब इसके खिलाफ कौन सा केस लगाना है ये हमारी मर्जी होगी। लेकिन ये बहुत खतरनाक है रेहाना, आपको नहीं लगता कि आप बहुत गलत कर रहे हैं? मेरा मतलब है वो डाकू बुरे नहीं है, उन्होंने अम्मी की मदद की जान बचाने के लिए। अगर हम इनके साथ कुछ, मेरा बात सुनो रुबाब, हम सिर्फ एक एक्ट पर इनको जज नहीं कर सकते। वो अच्छे हैं या बुरे इसका फैसला इनके काम करते हैं। वो इनकी अच्छाई या बुराई का अंदाजा यहीं से लगा लो कि वो कत्ल करते हैं। इससे ज्यादा बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। वो लोग कातिल हैं, मुजरिम हैं, और ऐसे लोगों की छोटी छोटी नेकियां किसी काम नहीं आती। पुलिस स्टेशन में इनके गुनाहों से फाइलें भरी पड़ी हैं, और वही इनकी हकीकत है जो कभी बदल नहीं सकती। इसलिए मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अम्मी की तरह दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना शुरू करो। वह कहते हुए चाय का कप अपने लबों से लगा गया था, जबकि वो खामोशी से देखती रही थी। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन इसे डर भी लग रहा था कि कहीं इन सब चक्कर में रेहान बेला का कोई नुकसान ना कर दे। क्या हुआ? किसका फोन था? वो लोग रस्म खत्म करके
आराम से बैठे थे। थोड़ी ही देर पहले पाला नहाकर निकला था जब इसका फोन बजा था। इसने अपने मोबाइल पर रेहान अकरम की कॉल आती देखी थी। इसे हैरानी हुई थी, लेकिन थोड़ा अलग होकर इसने कॉल अटेंड की थी, जहां पर रेहान ने ये कहा था कि इसकी अम्मी से मिलना चाहती हैं, इसलिए कल इंसानों की तरह आकर वो इनसे मिले। इसने ये नहीं बताया था कि अम्मी से क्यों मिलना चाहती हैं, जबकि बाला को यही लगा था कि वो शायद इसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी। लेकिन आगे से रेहान ने इसे जब ये बताया कि वो बेला और इसके निकाह के बारे में जान चुकी हैं, तो इसे हैरत हुई थी। तो आखिरकार पुलिस वाले ने हिम्मत हारकर अपनी माँ को सब कुछ बता ही दिया। चलो, एक बहुत अच्छी बात है, आज नहीं तो कल हकीकत सामने आनी थी। वो कॉल खत्म करके वापस आया तो सरदार वहीं अपनी जगह बैठा हुआ था। जब वो उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा, सरदार को यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि आखिर रेहान की अम्मी सब कुछ जानती हैं और वो अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए इससे मुलाकात करना चाहती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तुम कल इनसे मिलने के लिए चले जाओ, इंसानों की तरह जानो और बेहद एहतराम से इनसे इनकी बेटी का हाथ मारना। निकाह हो चुका है, तुमने बस यही कहना है कि हमें रुखसती की जल्दी है। वो कहते हुए अपनी जगह से उठा तो फौरन दुआम भी उठ गई थी। इसका इरादा कमरे में चलकर आराम करने का था, जबकि दुआम भी इसके पीछे पीछे आ रही थी। आज बहुत काम किया ना हमने, मुझे सुबह शॉपिंग पर लेकर चले, आप पहले बता रही हूँ। वो इसका हाथ थामते हुए ऊपर की तरफ चल रही थी। अब इसके लिए इन पत्थरों बड़े रास्तों पर चलना मुश्किल नहीं रहा था। तो मैं शॉपिंग पर ले जाऊंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। इसके गर्दन में बाजू डालते हुए अपने करीब करते हुए इसने आगे कदम बढ़ाए थे। बड़े लालची इंसान है, कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप मुझे शॉपिंग पर ले जाएंगे क्योंकि मेरे भाई की शादी है और मुझे शॉपिंग करवाना आपका फर्ज है। आए बड़े फायदा करने वाले। वो नाक चढ़ाकर बोली तो सरदार हल्का सा मुस्कुराया था। अरे यार, करवा दो ना फायदा। अरे यार, कर दूंगा अपना फर्ज पूरा, तुम भी जरा कमरे में चलकर फराइज निभाओ। खैर, कहाँ थे हम और आज क्या क्या काम किया तुमने। वैसे बातों में लगाने लगा था। काम को छोड़े कहाँ थे आप, इस बात पर फोकस करते हैं। आपने कल ईशम की सालगिरह तक बताया था। मैं इसकी नहीं, काम की बात कर रहा हूँ। आहिस्ता से अंगूठा इसके लबों पर फेरते हुए बोला था, लेकिन मैं आपकी मर्जी की बात कर रही हूँ। क्या कहा तुमने, थक गई हो। ओहो सजन, सही मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले चलता हूँ। वो अचानक ही अपनी बात बदलता इसे अपनी बाहों में उठाने लगा था। नहीं नहीं, मैं आप मुझे कमरे में चलकर अपने बचपन की बातें बताएंगे। वो फौरन ही इसकी बाहों में मजामत करने लगी, जैसे सरदार को अहमियत दिए बगैर इसे कमरे में लेकर जा रहा था। इसकी सारी बातों को अपने अंदाज में ले रहा था, इसकी हर बात को अहमियत दे रहा था, सिवाय इसके बचपन के किस्सों के। माजी दिन तेजी से गुजर रहे थे, जबकि वो लोग मुसलसल इस अड्डे के चक्कर में लगा रहे थे, लेकिन वो अपने मिशन का आगाज तक नहीं कर पा रहे थे। कामरान, मुझे नहीं लगता कि हमें एक डाकू की उम्मीद में इस तरह से बैठना चाहिए। हमें किसी और को ढूंढना चाहिए जो इस मामले में हमारी मदद कर सके। मुझे तो यह सब कुछ बेफजूल और वक्त का ज़िया लग रहा है। तुम खुद ही देखो, वो आदमी हमारे हाथ आना तो दूर की बात, हमें अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रहा। हम कैसे इस तक पहुंचेंगे। डकैत कबीले की तरफ हम कदम तक नहीं उठा सकते। हमें कुछ और सोचना चाहिए। इस इंसान को छोड़ो, हमें किसी और को देखना चाहिए जो इस मामले में सचमुच में हमारी मदद कर सके। सर, मेरे हिसाब से तो मदद हमारी रागा ही करेगा। बाकी एक दफ़ा हमें इस तक पहुंचने तो दीजिए, इंशाल्लाह इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। मुझे तो कोई हल नजर नहीं आ रहा कामरान, मुझे लग रहा है कि हम सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो आज आपसे आखिरी मौका मांगता हूँ। आज हम आखिरी दफ़ा इस अड्डे पर चलेंगे। अगर आज मुमकिन हो सका तो हमारा रागा डाकू से मिलना तो ठीक है, वरना मैं आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगा। आप मेरे साथ रागा डाकू से मिलने के लिए चलें, फिर हम इस मसले का कोई और ही हल निकालेंगे। हम किसी और तरीके से सरदार के कबीले पर अटैक करेंगे। वो इसे देखते हुए बोला तो आपकी दफा साबर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। वो लोग आज आखिरी बार अड्डे पर आए थे, क्योंकि इंस्पेक्टर साबर वजीर इन सब चक्करों में पड़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। वो बुरी तरह से थक चुका था रागा डाकू का पता करते करते। अब बस मसले का हल चाहिए था। वो दोनों अड्डे में 3 घंटे से बैठे इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन रोज की तरह आज भी इन्हें पूरी तरह से नाउम्मीदी ही नहीं थी। लेकिन अचानक ही जैसे उम्मीद की एक रोशनी नजर आई, वो रागा डाकू ही था जो झुलसे हुए जेरी के साथ अंदर दाखिल हुआ था। इसकी इतनी खतरनाक हालत किसने की थी वो लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन वो काफी बुरी कंडीशन में लग रहा था। यहाँ तक कि अड्डे में नाचती हुई लड़कियां तो आज इसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रही थी और ना ही इसे मुंह लगा रही थी। कमला ने साबा को इशारे से बताया था, जबकि वो इसे इसका काम करने की इजाजत देते खुद एक तरफ होकर बैठ गया था। इन लोगों का इरादा इस तरह से घेरने का था कि इसे बिल्कुल भी शक ना हो। काफी देर तक शराब पीने के बाद इसने औरतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन आज इसकी शक्ल देखकर औरतें इसे दूर ही रह रही थी, क्योंकि जलने की वजह से इसका मुंह का जाविया काफी हद तक बिगड़ चुका था। कहने को 20 दिन गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी इसका चेहरा अब तक पूरी तरह से नॉर्मल हालत में नहीं आया था। चेहरे पर जगह जगह छाले बन गए थे। वो काफी भयानक दिखने लगा था। ऐसे में वो हसीनाएं इसे देखते ही अपना रुख फेर लेती थी। खूब सारी शराब पीने के बाद वो वहां से जाने के लिए उठा तो कामरान और साबिस के पीछे ही उठे थे। वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कबीले की तरफ कदम बढ़ा रहा था। चलते चलते इसे एक दो दफा अपने पीछे शक हुआ तो इसने पलट कर देखा था, लेकिन इसे कोई नजर ना आया। तो कंधे उचकाकर दोबारा से अपने सफर की तरफ निकल गया, लेकिन अभी वो थोड़ा ही आगे गया था, इसे कदम आगे ना उठाने दिए। इसने फिर से पलटकर पीछे की तरफ देखा था तो आपकी दफा अंधेरे में हल्का सा किसी का साया महसूस हुआ। वो आगे बढ़ने के बजाय वापस पीछे की तरफ कदम उठाता है, आहिस्ता आहिस्ता पलटकर आने लगा था। शराब के नशे में आंखें पूरी तरह से खुल नहीं रही थी, लेकिन इसे यकीन था कि कोई ना कोई इसका पीछा जरूर कर रहा है। कौन है, यहाँ छुप कर क्यों बैठे हो, सामने आओ। क्या रागा डाकू का सामना करने की हिम्मत नहीं है। वो गुस्से से
फनकार रहा था जब अगले ही लम्हे साबर निकलते हुए इसके सामने आया। पुलिस को अपने सामने देखकर वो भागने ही लगा था कि पीछे से अचानक ही किसी ने इसके सर पर जोर से डंडा मारा था। वो अगले ही लम्हे होशो हवास खोता बेहोश हो चुका था, जबकि साबर ने एक नजर कामरान को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसका नीम बेहोश वजूद उठाकर वहां से घसीटते हुए खामोशी से अपने साथ ले गए थे। इन्हें उम्मीद न थी कि रागा डाकू इस तरह से इनके हाथ लग जाएगा, लेकिन वो इनकी न सिर्फ हाथ लग चुका था, बल्कि अगर वो इसका काम के लिए राजी हो जाता तो इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकता था। और इन लोगों का इरादा इससे पूरी तरह से फायदा उठाने का था। इस दफा वो बिल्कुल भी कोई गलती करने वाले नहीं थे। आज वो रागा डाकू को अपने हाथ से निकलने की इजाजत तो वो हरगिज नहीं देने वाले थे। सरदार को पकड़ने के लिए रागा डाकू के होबू की मंजर की तामीर करनी थी, ताकि भी तो वो मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते थे। हाल बाला सुबह सुबह ही तैयार होकर कबीले से निकल गया था। वो नहीं जानता था कि इसके घर में कौन कौन होगा, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बेला की अम्मी से मुलाकात करने का था। वो इसे अस्पताल में बहुत अच्छी खातून लगी थी। इनसे बातें करने का काफी मजा भी आया था। वो इतना तो जानता था कि वो एक अच्छी खातून है और यकीनन वो इसकी दिली जज्बात को समझने की कोशिश भी करेंगे। इसका इरादा बहुत साफ और वाजिया था। वो इन्हें अपने अंदर की सारी फीलिंग बता देना चाहता था। इतना तो वो भी समझता था कि एक माँ के लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि इनका होने वाला दामाद इनकी बेटी से मोहब्बत करता है, क्योंकि मोहब्बत से बड़ा और कोई एहसास नहीं होता। अगर वो इनकी बेटी से मोहब्बत करता था तो फिर इनकी इज्जत रखना इसकी अवलेन तरजीह थी। वो इनसे कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं रखता था। इसने बहुत साफ और क्लियर बात करनी थी इनसे। वो इतना जल्दी निकलने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन दुआम सुबह सवेरे ही इसके सर पर सवार थी। इसकी आंख खुली तो वो पहली दफा इसे कमरे में देखकर हैरान हो गया था, जो अपने हाथ में स्त्रीशुदा सफेद रंग का कुर्ता सलवार लटकाए हुए थी, जबकि दूसरे हाथ में इसके लिए एक डिसेंट से बूट थे। वो तो हैरान ही रह गया। इसे लगा था कि दुआम से दूल्हा बनाकर भेजना चाहती है, जबकि इसे जबरदस्ती जगाने के बाद इसने वो कपड़े पहनने का आर्डर जारी किया था। फिर इसके बाहर आने पर से वही जूते पहनने के लिए कहा था जो वो इसके लिए लेकर आई थी। वो इसकी हर बात मान रहा था, जबकि इसके बाल तो इसने खुद बनाए थे। और फिर ये आर्डर भी जारी कर दिया था कि खबरदार जो इन आंटी के सामने चेहरे पर नकाब करके बैठे रहे। ये चेहरा इन्हें दिखाना है ताकि इन्हें पता चल सके कि इनका होने वाला दामाद कितना प्यारा दिखता है। दुआम की बातें वो सिर्फ हंसता ही रहा था। वो तो इसे बहन की नजर से देखती थी और बहन की नजर में तो भाई बहुत प्यारे होते हैं। अब वो इन्हें कैसा लगने वाला था ये तो वही बता सकती थी। हाँ, लेकिन इसकी हरकत पर मुस्कुराकर वो कबीले से निकलता सीधा शहर की तरफ आया था। पहले इसका इरादा साथियों के साथ आने का था, लेकिन सरदार ने साफ इनकार कर दिया। इसका कहना था कि ये जंग इसने अकेले लड़नी है और वो अकेले ही जाएगा। इसे किसी तरह की बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है। इसका से तलक सिर्फ इसका है, इसलिए बेहतर होगा कि वो वहाँ अकेला ही जाए। बाकी सब लोग इसकी भारत पर साथ आने का इरादा रखते थे, सो वो अकेला ही यहाँ आ गया था। हालांकि पहली दफा बेला की अम्मी से मिलते हुए इसे अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन इस दफा लग रहा था। ये क्या रेयान, तुम ड्यूटी पर जा रहे हो? बेला भी दोपहर 12 बजे के बाद वापस आएगी और तुम इस तरह से जा रहे हो? आज तो वो लड़का आएगा ना मिलने के लिए, तुम्हें मेरे पास यहीं पर घर पर रुकना चाहिए, अम्मी से देखते हुए बोली थी, जो फुल यूनिफॉर्म में अपने पुलिस स्टेशन जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। नहीं अम्मी, आज सिर्फ आप ही से मिलेंगी और बेहतर होगा कि आप इससे मुलाकात करके सारी बातें क्लियर कर लें। और जहां तक मेरी पसंद है तो मैं इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार हूं कि मैं अपनी बहन की तलाक नहीं करवाना चाहता। बाकी आप बेहतर जानती हैं कि आपने इससे कौन से सवाल करने हैं और किस तरह से सब कुछ हैंडल करना है। रुबाब फिलहाल आपके पास ही है, थोड़ी देर में बेला भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेगी। मुझे निकलना है, बाकी इसके खाने पीने का सारा इंतजाम मैं रात को ही लेकर आया था। रुबाब इसके लिए लंच का इंतजाम कर रही है। वो इन्हें देखते हुए बोल रहा था, जबकि अम्मी ने कुछ भी बोले बिना इसके लिए बस दुआएं खैर की थी। जबकि रुबाब इसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई थी। इसने बाला के आने का इंतजार नहीं किया था, ना जाने इसने आगे कौन सा कदम उठाना था। जबकि ये रुबाब ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी, अगर बाला यहाँ होते हुए भी बेला घर वापस आ गई तो वो इसे किस तरह से सब कुछ बताएगी। लेकिन जाते जाते इसे रेहान बेफिक्र करके गया था, ये कहकर कि वो बेला को सारी सिचुएशन समझा चुका है और वो इसके मकसद में इसका पूरी तरह से साथ देगी। रुबाब ये को ये बात ठीक नहीं लगी थी। वो डाकू कोई आम डाकू ना थे जो इन लोगों के हाथों बेवकूफ बन जाते, लेकिन ये बातें वो इसे समझाने में भी कामयाब नहीं हो सकी थी। इसे डर लग रहा था, न जाने क्यों इसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान इनका मुंतजर है। जिस तरह ये सब कुछ हो रहा था, मुमकिन था ये सब कुछ आने वाले वक्त में इनके लिए खतरा बन जाए, लेकिन वो किसी को कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। इसने रियान को रात को हल्का फुल्का इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन रियान तो हर तरह की प्लानिंग करके बैठा हुआ था। वो इस मामले में वही कर रहा था जो इसके सीनियर्स चाहते थे, जबकि रुबाब को ये इसकी बेवकूफ़ी लग रही थी। तकरीबन 10:30 बजे रुबाब ने दरवाजा खोला तो वो सामने ही सफेद रंग के सूट में काफी जासम नजर लग रहा था। आंखों पर काला चश्मा था जो दरवाजा खोलने से कुछ सेकंड पहले ही इसने उतार लिया था। अस्सलाम वालेकुम, इसने रुबाब को देखते हुए कहा, जिसने फौरन सलाम का जवाब देते हुए इसके लिए दरवाजा खोल दिया, जबकि वो खामोशी से अंदर दाखिल होते हुए रुबाब से किसी भी तरह का सवाल किए बगैर सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया था। इसे हैरानी हुई थी कि वह कैसे जानता है कि अम्मी का कमरा किस तरफ है, लेकिन फिर ख्याल आया इस दिन वो इसी कमरे में लेकर आई थी और इसके साथ ही फिर ख्याल आया कि इस दिन इसे इसी कमरे में लेकर आई थी और फिर इसके साथ ही अंदर दाखिल हुई थी, जबकि इसने इंतहाई अदब से सामने बैठी औरत को सलाम करते हुए इनके सामने आकर अपना सर झुकाया था। ये लड़का इन्हें पहले ही नज़र में पसंद आया था। इसके साथ पहले ही मुलाकात इनके लिए बहुत खुशगवार थी, लेकिन इन्हें हरगिज से अंदाजा नहीं था कि दूसरी मुलाकात में वो इनकी बेटी का शौहर बनकर इनसे मिलेगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर इसके सर पर फेरा था। इस दिन इसके डाकू होने के बारे में सुनकर इन्हें इतनी हैरत नहीं हुई थी जितनी ज्यादा हैरत ये सोचकर हो रही थी कि वो इनकी बेटी का शौहर था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
अब कैसी तबीयत है आपकी? दोबारा डॉक्टर के पास गई थी? अरे क्या ज़रूरत है दोबारा डॉक्टर के पास जाने की? आपकी तो अपनी बेटी माशाल्लाह से डॉक्टर है, इसने ठीक से आपका चेकअप किया होगा ना? वैसे मेरे ख़्याल में आपको हाई बीपी और शुगर है, आपको एहतियात करनी चाहिए। इस दिन शायद आपने कुछ ऐसा सुना होगा जिसकी वजह से आपने टेंशन ली है, तभी आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। वैसे आपको घर पर अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ख़ासकर जो इंसान बीमार हो, इसे तो बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वो इसके पास वहीं चारपाई पे इनके पैरों के तरफ बैठ गया था, जबकि उन्होंने इशारे से सामने सोफ़े की तरफ बैठने के लिए कहा था, लेकिन वो इनके पास ही बैठा था और अब जिस तरह वो दोस्ताना अंदाज़ में इनसे बातें करने लगा था, वो इन्हें बुरा तो हरगिज़ नहीं लग रहा था। मैं जानता हूँ आप मुझसे बेला के हवाले से सवाल करना चाहती हैं, करें ज़रूर करें। मैं हर तरह के सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं नहीं जानता रेयान ने आपको मेरे बारे में क्या बताया है या बेला मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, बल्कि आपसे कुछ वादे भी करना चाहता हूँ। वो इनकी दोनों हाथ थामते हुए बोला, जब आप अपनी बेटी किसी अनजान के हवाले करते हैं तो ये लम्हा बहुत ज़्यादा तकलीफदा होता है। आप लोग अपनी बेटी के नसीबों से लड़ते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि आने वाली ज़िंदगी इनकी कैसी होगी। मैं आपसे कोई बड़े-बड़े वादे नहीं करूँगा कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा या दुनिया लाकर कदमों में रख दूँगा। नहीं, मैं इस तरह की कोई बात आपसे नहीं करूँगा। मैं एक डकैत हूँ, चोरी डाका करना ही मेरा काम है। लेकिन ये भी हकीकत है कि आज तक चोरी या डाके का हराम पैसा मेरे गले में से नहीं उतरा। इसकी वजह यह है कि हमारे वालिदैन ने बचपन से ही हमें हलाल और हराम की पहचान बताई है। मेरे वालिद साहब भी डकैत थे। मैं जानता हूँ हैरानगी हो रही होगी आपको ये सुनकर। वह हल्का सा मुस्कुराकर इनका चेहरा देखने लगा। आप यकीनन सोच रही होंगी, जिसका बाप डकैत है वो भला हराम और हलाल की पहचान कहाँ रखता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिस कबीले में रहते हैं वहाँ पीछे की तरफ हम लोगों ने अपनी ज़मीनों पर खेती-बाड़ी कर रखी है। हम वहाँ बड़े पैमाने पर फसलें उगाते हैं जो हमारी हक हलाल की कमाई की होती हैं, और हम वही खाते हैं जो हमारी इस कमाई से हासिल होता है। हम अपनी डकैती से एक नवाला भी अपने भूखे पेट को भरने के लिए नहीं लेते थे। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बात अहमियत रखती है कि आपको इस बात का यकीन दिलाऊँ कि मैं आपकी बेटी को हलाल खिलाऊँगा या हराम। वो इन्हें देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो हैरान तो थी इसे सुनकर, लेकिन न जाने क्यों उनका दिल कर रहा था कि इसकी हर बात पे यकीन करने का। इसके लहजे में सच्चाई थी। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग ये चोरियां डकैतियां करते ही क्यों हो? अगर तुम लोगों की हक हलाल की कमाई इतनी है कि तुम इसे अपना पेट भर सको, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सको, तो फिर ये डकैती करने का क्या मकसद है? क्या अपने बाप दादा की लकीर काट रहे हो तुम लोग? जो हमारे वालिदैन ने किया वही हम करेंगे। अम्मी के लहजे में हल्का सा गुस्सा था, जबकि इनके गुस्सा समझकर वो हल्का सा मुस्कुराया था। हमारी चोरी डकैती की हजार वजूहात हैं, लेकिन फिलहाल वजह पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत है, और इससे ज्यादा वो वजह गरीब का मजीद गरीब होना है। आप अपने मुल्क के हालात देख रहे हैं। यहाँ करोड़ों के हिसाब से जो लोग भूखे मर रहे हैं। हम सबको खाना नहीं खिला सकते और ना ही किसी को हक दिलवा सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करते हैं। जिनके लिए हमारे बस में है हम इनके लिए कुछ करें। हम गरीब बच्चों का इलाज करवाते हैं। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए हम एक आस का दिया जलाते हैं, एक उम्मीद बांधते हैं कि कोई इनका साथ है। वो बुरी औरतें या मर्द जिनकी कोई औलाद नहीं, या जिनके बच्चे इन्हें बेआसरा बेसहारा छोड़ गए, हम इनका सहारा बनने की कोशिश करते हैं। हक हलाल की कमाई से यह मुमकिन नहीं है, लेकिन जिन लोगों का हक लूट कर उन्हें बेमौत मारा जा रहा है, हम इन्हें इनका हक दिलाने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ मेरी बातों पर आप यकीन नहीं कर पा रही, लेकिन ये हकीकत है। खैर, मैं यहाँ अपनी सफाइयाँ देने या अपने काम की तफसीलात बताने आपको नहीं आया हूँ। मैं आपको बस ये बताने के लिए आया था कि बेला से निकाह की वजह मेरी मोहब्बत है। मैंने बेला को पहली दफ़ा अस्पताल में देखा था। इसे देखते ही मेरे दिल में अजीब तरह के जज्बात पैदा हुए। मैं कोई अनपढ़ गवार हरगिज़ नहीं हूँ। अगर आप चाहें तो तकरीबन 3.5-4 साल पहले का रिजल्ट 3.5-4 साल पहले का रिजल्ट निकाल कर आप देख सकती हैं। मैंने बोर्ड में पोजीशन ली हुई है। आपकी दफा कहते हुए इसकी आंखें चमकी थी, जबकि इसकी आंखों की मासूमियत देखकर न जाने क्यों उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। आपकी बेटी के लेवल का पढ़ा हूँ, पीएचडी कर रखी है मैंने। हाँ, चले छोड़ें, आपकी बेटी ज्यादा काबिल से ही लोगों को चीरना फाड़ना मेरा काम है, लेकिन पटियां वटियां मुझसे नहीं होती। तो ये वाली फील्ड में मैं आपकी बेटी को खुद से आगे मानता हूँ। इसके लबो लहजे में हल्की सी शरारत थी। जब मैंने इसे पहली दफा देखा ना, तभी मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। फिर मोहब्बत भी ऐसी हुई कि सोच लिया कि शादी करूंगा तो इसी लड़के के साथ करूंगा। वैसे काफी बदतमीज है आपकी बेटी, बहुत ज्यादा नखरे करती है। बाकी अगर जबरदस्ती निकाह करने की बात करूं तो आप ही बताइए, अगर मैं जबरदस्ती नहीं करता तो क्या वो आसानी से मुझसे शादी के लिए राजी होती? नहीं ना, कभी नहीं। जानता हूं वो कभी मुझसे शादी की नहीं करती। आप ही बताइए मैं और क्या कर सकता था? वैसे वो किसी किताब में लिखा है ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। लेकिन जंग तो मुझे आपकी बेटी से सारी जिंदगी लड़नी है, लेकिन इससे पहले मोहब्बत की थी तो मोहब्बत ही निभाऊंगा ना। और फिर मैंने इस फार्मूले के तहत वही किया जो मेरे दिल ने कहा, और अब मैं वो करूंगा जो आप मेरा दिल चाहेगा। वो अचानक किसकी बात करते हुए बोली तो और अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। वो अचानक किसकी बात करते हुए बोली तो बाला ने एक नजर ने देखा था, फिर नजर झुका गया। आपकी मर्जी है, आपका दिल चाहे वो करे। हाँ, लेकिन आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जितनी मोहब्बत मैं बेला से करता हूँ इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। जितना मैं चाहता हूँ इसे और कोई नहीं चाह सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो बेला को मुझसे ऐसी मोहब्बत दे। मैं इसके लिए दुनिया इसके कदमों में नहीं रख सकता। हाँ, लेकिन दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं इसके लिए आसमान से चांद तारे तोड़कर नहीं ला सकता, लेकिन खुशियों से इसका दामन भर सकता हूँ। मुझे बेला से मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत मुझसे सबसे पहले इसकी इज्जत करना सिखाती है।
अगर आप इस शादी के लिए राजी नहीं है तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन मैं इसे कभी छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मोहब्बतों को छोड़ देना हमारे कबीले का रिवाज नहीं। मुझे बेला चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, लेकिन बेला के साथ साथ मुझे आपकी तरफ से थोड़ा सा ममता का एहसास, ममता का साया भी चाहिए। आपका वो बेटा है ना, इसे बड़ा गरूर है कि इसके पास माँ है, मुझे ये गरूर चाहिए। वो इसकी गोद में सर रखते हुए बोला तो पहले तो वो हैरान हुई, फिर इसका मासूम सा अंदाज इन्हें अच्छा भी लग रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, लगता है बेला आ गई। किचन से निकलती रुबाब ने बस इतना ही कहकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, जबकि वो सीधा होकर बैठ गया था। वो कब से इनकी निगाहें खुद पर महसूस कर रहा था, लेकिन इसका सारा ध्यान दरवाजे की तरफ था। लगता है सदानी का खाना हजम नहीं हुआ, लगता है सदानी का खाना हजम नहीं हुआ। नींबू पानी बना दूं? सरदार अपने 2-3 काम निपटा कर वापस आया तो जुमरू को एक पत्थर पर हैल से बैठे देखा था। इसने जुमरू की नजरों के ताकत में देखा तो दुआ में से तेज तेज कबीले में घूमती नजर आ रही थी। वो हैरान होता जुमरू के कंधे पर हाथ रखने लगा था जब जुमरू ने अजीबोगरीब बात की थी। इसने घूर कर जुमरू को देखा था। देखो ना कैसे चली जा रही है, चली जा रही है। इसे देखकर मुझे मेरे पैरों में दर्द महसूस होने लगा है, ये तो थक ही नहीं रही। जुमरू काफी ज्यादा परेशान था, जबकि इसके इस तरह से तेज तेज घूमने पर परेशान तो सरदार भी हो गया था। जुमरू को इसके हाल पर छोड़ते हुए वो इसके पास आता इसका बाजू थाम कर इसे रोक गया था। कहीं पावर वूमिंग कहीं पर वॉकिंग कंपटीशन हो रहा है जिसकी प्रैक्टिस कर रही हो तुम? क्या कब से चली जा रही हो? तुम थक जाओगी इस तरह से। सही, आराम से बैठो, क्या हुआ है मुझे बताओ मुझे। वो इसे वहीं चरपाई पर बिठाते हुए पूछने लगा था। नहीं, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, मैं ना वेट कर रही हूँ बाला भैया के वापस आने का। पता नहीं वहाँ क्या होगा, आंटी ने क्या बोला होगा, कहीं वो आंटी खरूस टाइप की तो नहीं है। इन्हें तो भला भैया पसंद ही नहीं आएंगे, और अगर इन्हें भला भैया पसंद नहीं आए तो फिर शादी नहीं होगी, सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है डाकू जी। वो परेशानी से अपना मसला से बताने लगी तो सदा ने सर पकड़ लिया था। इसे किसी अक्लमंदी की उम्मीद तो वह वैसे भी नहीं कर सकता था, लेकिन इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद वो नहीं रखता था। रिलैक्स हो जाओ यार, क्या हो गया है तुम्हें? थोड़ी देर में वो वापस आ जाएगा और वहां कुछ नहीं होगा। वो इससे बातें करेगा, इन्हें बताएगा कि वो बेला से मोहब्बत करता है, और कोई भी वालिदैन अपनी बेटी की तलाक थोड़ी ना सोचेंगे। और फिर रेहान की तरफ से तो यही पता चला था कि वो लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ हद तक तो इसकी वालदा राजी हुई ही होंगी। तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही हो। नहीं डाकू जी, सिर्फ टेंशन नहीं ले रही, सुबह बाला भैया भी काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। कुछ भी नहीं होता, चलो आओ बाहर की तरफ चलते हैं, कबीले का चक्कर लगा कर आते हैं। मैदान में अभी नाच गाना शुरू हो जाएगा, शादी के दिनों में ऐसी ही रौनकें लगेंगी। वो अचानक ही मूड बदलते हुए बोला तो वो फौरन इसके साथ उठ गई थी, क्योंकि इस वक्त इसका दिमाग वाला से निकल ही नहीं रहा था। अच्छा ही था कि वो इसके साथ कहीं चली जाती, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाती, और फिर इसे मना भी तो सकती थी ना। वो जितना इसके साथ वक्त गुजारेगी इतना ही अपने बचपन के बारे में इसे बताएगा। थोड़ा सा नखरा करता था, लेकिन वो इसे सब कुछ बता भी तो रहा था। अभी तो इसे सरदार की जिंदगी के बारे में अभी तक तो इसे सरदार की जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। वो अपने बचपन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था, लेकिन आगे क्या क्या होगा ये तो सिर्फ सरदार ही जानता था। तो गाइस, ये थी आज के एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।